उधर टीपू सुल्तान सैयद गफार की शहादत की खबर सुनते ही खुद किला से निकलकर बाहर मरकगाह में आ गया, जहां अंग्रेजी फौज और मैसूरी फौज के दरमियान शगाफ के दहाने पर खून रेज जंग हो रही थी। मीर सादिक इसी ताक पर था कि सुल्तान किला से बाहर निकले, और जो ही सुल्तान किला से बाहर निकला, मीर सादिक ने अंदर से दरवाजा बंद करवा दिया। किले के अंदर मौजूद सिपाहियों ने मीर सादिक की इस साजिश को भांप लिया। उस वक्त मीर सादिक एक घोड़े पर सवार था और किले से फरार होने की कोशिश कर रहा था। एक सिपाही ने तलवार का वार करके उसे घोड़े से गिरा दिया और फिर मैसूरी सिपाहियों के एक टोले ने उसे पीट पीट कर कत्ल कर दिया। उसकी लाश अगले 3 दिन तक बेगोरो कफन सड़ती रही, और जब मिली तो कोई करीब आने को तैयार न था। फिर उसे वहीं दबा दिया गया। लोग आज भी उसकी कब्र पर जूते मारते हैं। सुल्तान किले के बाहर शगाफ के पास अपने वफादारों के साथ मैदान में मौजूद था। सुल्तान को दरमियान पाकर सिपाही जोश में आ गए और इस बेजिगरी से लड़े कि दुश्मन को शगाफ से पीछे धकेल दिया। लेकिन ऐन उसी वक्त पूर्णिया ने तनख्वाहें तकसीम करने का ऐलान कर दिया और बहुत से सिपाही तनख्वाह की वसूली के लिए शगाफ से हट गए। अब रास्ता साफ था। अब सुल्तान सिर्फ चंद एक वफादारों और जानिसारों के साथ मैदान में था। दुश्मन कलील तादाद के सबब एक बार फिर गालिब आ चुका था और इतना करीब आ चुका था कि अब तलवारों और संगीनों की जंग शुरू हो गई थी। सुल्तान ने अपने बिखरे हुए सिपाहियों को जमा करने के लिए अंदर जाना चाहा, लेकिन दरबानों ने किले का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। सुल्तान समझ गया कि उसकी जान की कीमत वसूल कर ली गई। सरंगापटम की गलियों में एक छोटा सा बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी असना में एक दरवेश का वहाँ से गुजर हुआ। दरवेश उस बच्चे के पास आकर रुका और उससे कहा, तेरी खुश नसीबी तुझे एक दिन इस मुल्क का बादशाह बनाएगी, और जब वो वक्त आए तो इस जगह एक ऐसी मस्जिद तमीर करवाना जो जमाने में तेरी यादगार रहे। इस नन्हे और ज़हीन बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मैं बादशाह बनूंगा तो जरूर ऐसा करूंगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जिल हसनैन और आप देख रहे हैं ऑलराउंडोपीडिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिले। सुल्तान फतेह अली टीपू अभी एक बच्चा ही था जब उसके बाप हैदर अली के खिलाफ एक बगावत ने सर उठाया और बागियों ने हैदर अली के कत्ल का मंसूबा बनाया। हैदर अली को मजबूरन सरंगापटम से फरार होकर जान बचाना पड़ी। हैदर अली 10 साल के टीपू और 5 साल के करीम को अपने साथ फरार न करवा सका और ये दोनों बच्चे अब बागियों के रहम करम पर थे। बागियों ने उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया। बागी खुश थे कि उनके हाथ में हैदर अली की कमजोरी यानी उसके बच्चे थे, लेकिन 10 साला टीपू ने हौसला न हारा। उसने एक रोशनदान के जरिए किसी तरह पैगाम भेजने का बंदोबस्त किया और एक रस्सा और एक रेती हासिल करने में कामयाब हो गया। कुदरत ने यूं साथ दिया कि उस रात मानसून की बारिश हो रही थी और रेती से सलाखों को काटने की आवाज बारिश के शोर में दब गई। टीपू ने अपने 5 साला भाई को अपनी पुश्त पर डाला और रस्सी की मदद से मीनार से नीचे उतर आया और अंधेरे से फायदा उठाते हुए शहर से बाहर निकल आया और एक कस्बे में छुप गया। यहाँ एक 9 उम्र लड़की ने उनकी इस कस्बे में मौजूदगी का पता लगा लिया और घर से खाना चोरी करके इन्हें खिलाया और फिर ऐन उस पेशगोई के मुताबिक बगावत के चंद माह बाद ही हैदर अली इस बगावत को कुचलते हुए डंडीगल के गवर्नर से ताजेदार मैसूर बन चुका था और टीपू एक नवाबजादा से शहजादा और हैदर अली का जानशीन बन चुका था। और हुस्न इत्तफाक देखिए कि वो इंतहाई ख्याल रखने वाली लड़की जिसका नाम रुकैया था बाद में टीपू की 2 बीवियों में से एक बीवी बनी। टीपू ने भी अपने वादे के मुताबिक अपने दौर में उसी जगह एक आलीशान मस्जिद तामीर करवाई जहाँ दरवेश ने पेशगोई की थी और ये मस्जिद सरंगापटम में आज भी मौजूद है और इस मस्जिद का नाम मस्जिद आला है।
हैदर अली जिस सल्तनत का हुक्मरान बना वो मौजूदा हिंदुस्तान की रियासत केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जुज़वी या मुकम्मल इलाकों पर मुश्तमिल थी। इस रियासत का जोग्राफिया ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि इस रियासत की सरहद के तकरीबन चारों अतराफ उसके जानी दुश्मन उसकी ताक में बैठे थे। अंग्रेज मशरक में मद्रास मौजूदा चेन्नई, मगरब में मुंबई और मालाबार और जनूब में भी कुछ इलाकों पर काबिज थे। इसके अलावा वो बंगाल में भी इंतहाई ताकतवर हो चुके थे, बल्कि रोज बरोज नए इलाके फतह कर रहे थे। शुमाल में रियासत हैदराबाद मौजूदा रियासत तेलंगाना और कर्नाटका के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा मरहट्टे तो शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली तक जा पहुँचे थे। जनूब में ही अरकाट जिस पर वाला जहाँ मोहम्मद अली और ट्रानकोर जिस पर राजा राम वर्मा की हुकूमत थी। एक तरफ ये ताकतवर दुश्मन मैसूर की सरहद पर बैठे थे तो दूसरी जानिब अकेली रियासत मैसूर थी। अगर उसे कुछ जुगराफियाई फायदा हासिल था तो वो था मशरक और मगरब में साहिल के मुतवाज़ी दो पहाड़ी सिलसिले जो मशरकी और मगरबी घाटियां कहलाती थी। ये मैसूर और दुश्मनों खास तौर पर अंग्रेजों के दरमियान कुदरती रुकावट थी। मगरबी साहिल का इलाका मौजूदा रियासत केरला का इलाका मालाबार कहलाता था और मशरकी साहिल कर्नाटक का साहिल कहलाता था। अरकाट की रियासत जो मौजूदा तमिलनाडु के इलाकों पर मुश्तमिल थी, निजाम हैदराबाद के मतहत थी। लेकिन अंग्रेज जो कि हिंदुस्तान पर हुक्मरानी का ख्वाब देखे हुए थे, इन आज़ाद सल्तनत के खिलाफ साजिशें करके इन्हें कमजोर करने पर लगे रहते थे। ये अलग बात है कि बाद में इन सब को एहसास हुआ कि इन सब का सबसे बड़ा मुश्तरका दुश्मन रियासत मैसूर यानी हैदर अली है। 1767 में रियासत अरकाट वाला जहाँ मोहम्मद अली ने अंग्रेजों की पुष्ट पनाही पर निजाम हैदराबाद से अपनी आज़ादी का ऐलान किया। हैदराबाद चूँकि अंग्रेजों का मुकाबला न कर सकता था, इसलिए हैदर अली से मदद का तलबगार हुआ। निजाम ने उधर हैदर अली से अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगी और उधर अंग्रेजों से इत्तेहाद करके मैसूर पर हमला करने की भी हामी भर ली। वो अलग बात है कि जब उसे एहसास हुआ कि हैदर अली अंग्रेजों पर भारी है तो उसने अंग्रेजों से इत्तेहाद खत्म कर दिया। ये पहला मौका था जब मैसूर और अंग्रेज आमने सामने हुए थे। हैदराबादी अगरचा मैसूरियों के साथ थे, लेकिन उनका बेढंगा और साजिशी लश्कर हर बार हैदर अली के लिए शिकस्त और जिल्लत का ही सबब बना। आखिरकार हैदर अली ने निजाम हैदर को अपना लश्कर वापस ले जाने की दरखास्त की और ये जंग हैदराबाद की जानिब से अकेले ही लड़ने का वादा किया। अंग्रेजों और मैसूर के दरमियान पहली टक्कर के दौरान हैदर अली कर्नाटक के साहिल पर दुश्मन से बरसरे पैकार था कि उसे खबर मिली कि अंग्रेज बंगलोर की जानिब से आगे बढ़ रहे हैं। हैदर अली ने टीपू सुल्तान, जो कि उस वक्त नौजवान शहजादा था, बंगलोर की तरफ अंग्रेजों का रास्ता रोकने के लिए भेजा। टीपू एक मुख्तसर सा लश्कर लेकर बंगलोर के सामने पहुंचा तो पता चला कि अंग्रेजों का लश्कर इंतहाई बड़ा है और बंगलोर से लेकर मालाबार यानी केरला के साहिल तक फैला हुआ है। टीपू ने यहाँ एक चाल चली। उसने दुश्मन के लश्कर में ये अफवाह फैला दी कि हैदर अली एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर टीपू की मदद को पहुँच रहा है और ये कि दुश्मन को तहस नहस कर दिया जाएगा। दुश्मन बुखला गया और टीपू ने दुश्मन के खता और शाम देखे तो एक शदीद हमला कर दिया। हमला इस कदर शदीद था कि दुश्मन मुकाबला न कर सका और मालाबार के साहिल की तरफ भाग निकला। टीपू ने अपने लश्कर के साथ इनका पीछा किया और इन्हें गहरे समुद्रों की तरफ भगा दिया। उधर मालाबार यानी केरला का साहिल और उधर मद्रास मौजूदा चेन्नई तक के इलाके फतह किए जा चुके थे। 2 अप्रैल 1767 को अंग्रेजों और मैसूर के हैदर अली के दरमियान सुलह का मुआहदा तय पाया, जिसकी रूह से हैदर अली ने मद्रास का साहिल अंग्रेजों को वापस कर दिया। हैदर अली ने गलबे के बावजूद सुलह करके सांप को जाने दिया और फिर उसी जख्मी सांप ने फिर मैसूर को बार बार डसा। मैसूर और अंग्रेजों की दूसरी लड़ाई वो आखिरी लड़ाई थी जो टीपू ने हैदर अली की कमांड में लड़ी।
इस जंग में अंग्रेज सल्तनत मैसूर पर दो जानिब से हमला आवर हुए। एक लश्कर शुमाल की जानिब से जनरल मनरो की क़यादत में आ रहा था, लेकिन दूसरा जनूब की जानिब से जनरल बैली की क़यादत में आगे बढ़ रहा था। लेकिन हैदर अली ने इन दोनों लश्करों को आपस में मिलने न दिया। 9 सितंबर 1780 की सुबह हैदर अली ने अचानक बैली के लश्कर पर हमला कर दिया। इस रात हैदर अली और टीपू और फ्रांसीसी इत्तेहादी लाली ने बैली के लश्कर को 3 अतराफ से घेर लिया। हमले के पहले मरहले के तौर पर अंग्रेजों के असले और बारूद के जखीरे पर हमला करके उसे उड़ा दिया गया। अंग्रेज फौज की सफ़ें टूट गईं और उनके फौजी मैदान जंग से भाग निकले। 86 अंग्रेज अफसरान में से 36 मारे गए और 34 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तार शुद्दगान में जनरल बैली खुद भी शामिल था। हैदर अली के पास एक और मौका था कि भागती फौज का पीछा करके अंग्रेजों को बिल्कुल ही खत्म कर देता, लेकिन वो ऐसा करने से बाज रहा। शायद वो समझा कि ये अंग्रेजों की कोई चाल है। बहरहाल जो भी हुआ, सलार मैसूर अपने दुश्मनों को एक बार फिर जाने देकर एक और संगीन गलती कर चुका था। इस शिकस्त के बाद कर्नाटका के साहिल पर अंग्रेजों ने एक बार फिर मज़ामत की कोशिश की, लेकिन इन्हें टीपू के हाथों फिर शिकस्त हुई। मशरिक की जानिब दबाव कम करने के लिए अंग्रेज मगरिब की तरफ सल्तनत मैसूर पर एक और लश्कर लेकर हमला आवर हुए। हैदर अली ने टीपू को रास्ता रोकने के लिए मगरिब की जानिब मालाबार मौजूदा किराला के साहिल पर भेजा। टीपू को सामने पाकर अंग्रेजों ने पसपाई इख्तियार की। टीपू सुल्तान मैदान में अभी पहुंचा ही था कि वालिद के इंतकाल की खबर आ गई। टीपू ने रातों रात ही तख्त नशीनी के वास्ते दारुल हुकूमत की तरफ पसपाई इख्तियार करने का फैसला किया। सुबह हुई तो मैदान खाली था। दोनों फरीक मैदान छोड़कर जा चुके थे। अंग्रेजों को जब पता चला कि उन्होंने जिस टीपू से डर के मारे मैदान छोड़ा है वो तो खुद भी मैदान से जा चुका है, तो उन्होंने वापस हटकर मालाबार पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये जनवरी 1783 था और अंग्रेज फौज अब मालाबार से बजनौर की जानिब बढ़ रही थी। बजनौर के गवर्नर ने अंग्रेजों से साजबाज करके शहर को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने शहर में दाखिल होते ही लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। अंग्रेज हरीस सिपाही घरों में दाखिल हो गए और शहरियों पर लूट मार और तशद्दुद के अलावा उनकी औरतों की अस्मत दरी भी करने लगे। यहाँ पर इस एक वाकया को खास तौर पर अंग्रेजों की लूट मार की मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है कि जब अंग्रेज फौजी एक घर में दाखिल हुए और लूट मार के बाद एक नौजवान औरत की अस्मत दरी की कोशिश की। इस हरकत पर घर के बूढ़े सरदार ने मुदाखलत की, यहाँ तक के बात हाथापाई तक आन पहुँची। अंग्रेज सिपाही ने बूढ़े को मार मार कर कत्ल कर दिया। जनरल मैथ्यू जो कि इस मुहिम की कमांड कर रहा था, तक जब ये खबर पहुंची तो उसने इस वाकया में मुलव्विस फौजियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और मकतूल बूढ़े और नौजवान औरत जिसकी गोद में 2 माह का बच्चा था को हमदर्दाना निगाह से देखा और फिर बिना कुछ कहे चला गया। शाम के वक्त उसके घर के सामने एक पालकी आकर रुकी और नौजवान बहू को जनरल मैथ्यू ने हाजिर होने का हुक्म दिया। औरत ने पहले तो साथ जाने से मना किया, लेकिन सिपाही उसे साथ ले जाने पर बाजिद थे। बिलाखिर इस उम्मीद पर औरत साथ चल दी कि इसके नुकसान का अजाला किया जाएगा। ये औरत अपने 2 माह के बच्चे को भी अपने हमरा ले गई। हेडक्वार्टर पहुंचने पर औरत को ड्राइंग रूम जाने को कहा गया, जिससे औरत को यकीन हो गया कि उसकी दाद रस्सी की जाएगी और नुकसान का अजाला किया जाएगा। मैथ्यू अपने बेडरूम से बाहर आया तो उसने सिर्फ एक पजामा पहन रखा था। उसने औरत को बेडरूम में आने को कहा, लेकिन जब औरत ने इनकार किया तो मैथ्यू ने जबरदस्ती उसे अपनी आगोश में ले लिया और उसका बोसा लेने की कोशिश की। खातून ने मजामत की और कोई भारी चीज उठाकर उसके सर पर दे मारी। जनरल के सर से खून बहने लगा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खातून ने बच्चे को उठाया और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे को ताला लगा हुआ था। जनरल ने खातून को दोबारा जकड़ लिया और साथ ही बच्चे को टांग से पकड़कर खिड़की से बाहर उछाल दिया। बच्चे की माँ अपने बच्चे की ये हालत देखकर नीम बेहोश हो गई। जनरल ने औरत के कपड़े फाड़ दिए
اور اس بے ہوش عورت کی آبرو ریزی کر دی اور پھر ننگی عورت کو اپنے معاوضوں کے حوالے کر کے کہا یہ ایک ٹھنڈی عورت تھی، اسے گرم کرنے کی کوشش کرو۔ چند گھنٹوں بعد اس بدقسمت عورت کو پالکی میں ڈالا گیا اور پھر اس کے گھر کے دروازے پر جا کر پھینک دیا گیا، اور پھر صبح کے وقت ایک آدمی عورت کے مردہ بچے کے ساتھ آن پہنچا۔ یہ بچہ میتھیو کے ہیڈ کوارٹر کے باہر کوڑے کے ایک ڈھیر میں مردہ پایا گیا تھا۔ عورت کا خاوند ٹیپو سلطان کی فوج میں ایک سپاہی تھا، اور جب اسے اپنے گھر والوں پر ہونے والے ظلم کا پتہ چلا تو انتقام کی آگ میں جلنے لگا، اور پھر قدرت کے انصاف نے جوش مارا، اور یہی جنرل میتھیو چند ماہ بعد ایک جنگ میں بدترین شکست کے بعد ٹیپو کا جنگی قیدی بن گیا۔ بجنور پر انگریزوں کے قبضے اور لوٹ مار کے بعد ان کا اگلا نشانہ ارد گرد کے قلعے تھے۔ بجنور کے غدار گورنر نے یہ اعلان کیا کہ ارد گرد کے تمام قلعے بنا کسی مزاحمت کے خود کو انگریزوں کے حوالے کر دیں۔ بہت سارے قلعے والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اننت پور کا جنرل غدار گورنر کی اس غداری کو بانپ گیا اور ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا۔ بس قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا اور 10 دن کی مزاحمت کے بعد اس قلعے کو فتح کر لیا گیا۔ چونکہ قلعہ والوں نے مزاحمت کی تھی، لہذا جنرل میتھیو نے اعلان کیا کہ کسی بھی قیدی کو زندہ نہیں لے جایا جائے گا۔ لوٹ مار اور خون ریزی کا بازار گرم کیا گیا اور لاتعداد افراد اس خون ریزی کی بھیڑ چڑھے۔ ایک انگریز سپاہی نے اپنے باپ کے نام خط میں خون ریزی کے ان واقعات کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ سینکڑوں خوبصورت خواتین تمام کی تمام سنگینوں کے زخموں سے چور تھیں اور ان کے زخموں سے خون بہ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ خواتین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت سے ہمکنار ہو چکی تھیں، اور کچھ خواتین ایک دوسرے کے بازوؤں میں جان آفرین کے سپرد کر رہی تھیں، جبکہ عام سپاہی ان کے جسموں سے زیور اتارنے میں مصروف تھے۔ بہت ساری خواتین نے ایک بڑے تالاب میں کود کر خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ باپ حیدر علی کی تکفین اور تمام رسوم کی ادائیگی کے بعد ٹیپو سلطان اپنی سلطنت کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے پہلے مرحلے میں وہ تمام علاقے انگریزوں سے واپس لینے تھے جو اس کی غیر موجودگی میں ان کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ پس ٹیپو سلطان مالابار کے ساحل کی جانب بڑھا اور حملے کے پہلے مرحلے کے طور پر بجنور پر حملہ آور ہوا۔ جنرل میتھیو کی فوج اس وقت لوٹ مار میں مصروف تھی، پس ٹیپو سلطان کو بجنور کا محاصرہ کرنے کا موقع مل گیا۔ شدید مزاحمت کے 18 روز بعد جنرل میتھیو نے ہتھیار ڈال دیا اور یہاں ایک معاہدہ طے پایا جس کی شرائط شکست کے باوجود انگریزوں کے حق میں بہتر تھی۔ اس معاہدے کی شرائط مندرجہ ذیل تھی۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد انگریز فوج کو زندہ سلامت نکلنے دیا جائے گا اور ان کو اپنی حفاظت میں محفوظ مقام تک پہنچایا جائے گا۔ انگریز فوج بجنور میں تمام تر پراپرٹی محفوظ رکھے گی اور آئندہ 3 ماہ تک ٹیپو سلطان کے خلاف کسی بھی مخالفانہ کارروائی میں ملوث نہ ہو۔ معاہدے کے بعد جب قلعے کا معائنہ کیا گیا تو قلعے کا پورا خزانہ خالی تھا۔ فرنگیوں کی جانب سے یہ معاہدے کی کھلا مکھلا خلاف ورزی تھی۔ ٹیپو سلطان نے غصے میں آ کر فرنگیوں کی پیش قدمی رکوا دی اور ہر فرنگی فوجی کی تلاشی کا حکم دیا۔ تلاشی کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ ہر فرنگی فوجی افسر کی جیبیں رقوم سے بھری ہوئی تھی۔ اس تلاشی کے دوران خزانے کا ایک بڑا حصہ برآمد کر لیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے اب یہ حکم جاری کیا کہ چونکہ فرنگی فوج نے معاہدے کی کھلا خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اب تمام فوجیوں اور افسروں کو سرنگا پٹم کی جانب بطور جنگی قیدی لے جایا جائے گا۔ جنرل میتھیو کو ایک پالکی میں بطور جنگی قیدی سرنگا پٹم کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کی حفاظت پر مامور ایک سپاہی نے موقع پا کر اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ سپاہی اسی مظلوم خاندان کا فرد اور اسی مظلوم عورت کا خاوند تھا جس پر ہونے والی جنگی درندگی کا قصہ آپ کو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ ہزار افراد کی نفری پر مشتمل اس فوج نے اب بنگلور کی جانب پیش قدمی کا آغاز کیا۔ ٹیپو سلطان نے جاتے ہی حفاظت پر مامور جنرل کیمبل کو بہترین شرائط کے ساتھ اطاعت قبول کرنے کی پیشکش کی، لیکن مغرور جنرل کیمبل نے جواب دینا ہی گوارا نہ کیا۔ پس مجبوراً مسوریوں کی توپوں نے بنگلور کے قلعے پر آگ اور پتھر اگلنا شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان کو بنگلور کا یہ محاصرہ جاری رکھنے میں
मुश्किलात ही मुश्किलात थी। बरसात का मौसम शुरू हो जाने के सबब बारूद को खुश्क रखने में शदीद मुश्किल का सामना था। इसके अलावा माह जून के आखिर में टीपू सुल्तान के साथ लड़ने वाला फ्रांसीसी दस्ता भी टीपू सुल्तान को मैदान जंग में अकेला छोड़कर चला जाता है, क्योंकि बरतानिया और फ्रांस के माबैन एक अमन मुआहदा तय पा गया था। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मुहासरा जारी रखा गया। दूसरी जानिब मुहासरे में घिरी फरंगी फौज और जनरल कैम्बल की मुश्किलात भी कुछ कम न थी। वो अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी की शदीद किल्लत का शिकार थे और उनके 1200 फौजी हलाक हो चुके थे। शायद जनरल कैम्बल इस उम्मीद पर अताअत कबूल करने से इनकार कर रहे थे कि इस दौरान मैसूरियों और उनके दरमियान कोई अमन मुआहदा तय पा जाएगा या उसको बाहर से कोई फौजी मदद मिल जाएगी, और उसका ये ख्याल बेजा न था। मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी ने टीपू सुल्तान से अमन मुआहदे के लिए एक वफद रवाना किया। इस वफद ने 9 नवंबर 1783 को मद्रास से अपने सफर का आगाज किया और इस वफद को जल्द अज जल्द पहुंचकर अमन मुआहदा तय करना था, लेकिन इन सफारतकारों ने, जो कि 2 अफराद पर मुश्तमिल थे, कोई जल्दी न की। उधर बंगलोर में मुश्किलात में गिरी मैसूर फरंगी फौज और जनरल कैम्बल को इस वफद के रवाना होने से पहले ही 2 अगस्त को टीपू सुल्तान से इल्तवाए जंग का मुआहदा करना पड़ा। इस इल्तवाए जंग का मतलब भी मुहासरे का खत्म होना न था, बल्कि इस मुआहदे की रूह से शहर पर गोलाबारी रोक दी गई थी और मैसूर फरंगी फौजियों को बाहर से कम दर्जे की अशियाए खुर्दनोश हासिल करने की इजाजत मिल गई थी। यह मुआहदा भी हकीकत में फरंगियों के हक में था, क्योंकि इस तरह मैसूर जनरल कैम्बल को मजीद कुछ मोहलत और आसानी मिल गई थी कि वो इस मुहासरे को झेल सके। और उधर अमन मिशन पर रवाना वफद शायद ये भूल गया था कि उनकी सुस्त रवि और गफलत से बंगलोर हाथ से निकल सकता था। मजीद सोने पे सुहागा ये कि उस दौर के मरवजा रिवाज के तहत वफद के साथ सफर करने वाले काफिले के इरकान की तादाद उस वफद की अहमियत, हैसियत और मर्तबे के मुताबिक होनी थी। और जाहिर है ये अमन वफद माली मुश्किलात से 2-4 फरंगियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था, जिनमें अब जंग जारी रखने की मजीद सख्त न थी। चनाचा इस वफद के हमरा जो काफिला सफर कर रहा था, उसके इरकान की तादाद 1564 अफराद के अलावा 740 कुलियों पर मुश्तमिल थी। ये अब अमन वफद नहीं बल्कि अमन लश्कर बन गया था, जिसकी रफ्तार भी लश्कर जितनी ही थी, यानी इंतहाई कम। जबकि अमन वफूद को जल्दी से जल्दी अपने मकासद हासिल करने होते हैं। काफिले की ताखीर का एक सबब रास्ते पर बरसात की वजह से कीचड़ भी था। इसके अलावा बजाय ये लोग सीधे बंगलोर टीपू सुल्तान के पास रवाना होने के श्रंगापट्टम रुक गए और मैसूरी सलार से अपने हम वतन फरंगी कैदियों से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इजाजत न मिल सकी और ये लोग श्रंगापट्टम के पास 17 रोज तक ठहरे रहे। 23 जनवरी 1784 में बंगलोर के किले में मैसूर और मुश्किलात और इंतजार से थके जनरल कैम्बल ने हथियार डाल दिए। जिस वक्त बंगलोर अंग्रेजों के हाथों से निकला, उस वक्त गुफ्त शनेद करने वाला ये फरंगी काफिला शहर से महज चंद किलोमीटर दूर था। दोनों फरीक इंतहाई कदरों मंजिलत से एक दूसरे से मिले और सबसे पहले तहफ का तबादला हुआ। इस वफद को ये ताकीद की गई थी कि वो बरक रफ्तारी के साथ गुफ्त शनेद सर अंजाम दे। 18 जनवरी 1784 को मद्रास के गवर्नर ने वफद के नाम एक खत में तहरीर किया कि हम महज अमन की ख्वाहिश ही नहीं रखते, बल्कि अमन हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हमारी मुआशी हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि अमन के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और हर कीमत पर इसे हासिल करें, लेकिन हसूल अमन के जराए ऐसे होने चाहिए जो हमारे वकार के मुनाफी ना हो। 19 फरवरी को टीपू सुल्तान ने अमन मुआहदे के लिए जामी ड्राफ्ट पेश किया। इस मुआहदे की अहम शिक ये थी कि अंग्रेजों ने वो इलाके वापस करने हैं जो मालाबार के साहिल पर फतह किए थे और उसके बदले में मैसूरियों ने वो इलाके अंग्रेजों को वापस करने थे जो कर्नाटक के साहिल पर फतह कर लिए गए थे। मजीद बरां तमाम तर फरंगी जंगी कैदी भी आजाद किए जाने थे। 22 फरवरी को अंग्रेजी वफद ने भी अपने मुतालबात पेश किए। दीगर मुतालबात के अलावा ये मुतालबा भी किया गया कि अंग्रेजों को मैसूर में कारोबारी सहूलतें फराहम की जाए और श्रंगापट्टम में एक अंग्रेजी रेजिडेंट भी मुकर्रर किया जाए, लेकिन उनके इन मुतालबात को रद्द कर दिया गया।
टीपू सुल्तान ने यह महसूस किया कि अंग्रेजी वफद की जानिब से इस किस्म के मुतालबात के बाद मजीद बातचीत फजूल और बेमैनी हो सकती थी। लिहाजा टीपू ने गुफ्त शनीद के अमल को मुनक़ता करने की धमकी दे दी। इस धमकी के बाद अंग्रेजी वफद खौफ और हिरास का शिकार हो गया और उन्होंने अपने कई एक मुतालबात वापस ले लिए। 11 मार्च 1784 को अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ये मुआहदा 9 शिकों पर मुश्तमिल था और उनमें से एक शिक ये भी थी कि फतह किए गए किले वापस कर दिए जाएंगे और जंगी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। मजीद बरां इस अमन मुआहदे के तहत ये भी तय पाया कि कोई भी फरीक किसी मुत्तहिदा ताकत के खिलाफ आमादा जंग नहीं होगा और ना ही दूसरे फरीक की मदद पर आमादा होगा। ये मुआहदा टीपू सुल्तान की एक अजीम सफारती फतह थी और अंग्रेज अपनी तजलील के तजुर्बे से दो चार हुए थे। कंपनी के गवर्नर जनरल हास्टिंग्स इस मुआहदे की शर्त सुनकर अज हद परेशान हुआ। उसने कहा यह कुछ भी नहीं है मां सिवाय इल्तवाए जंग या आरजी सुलह के, लेकिन मुआहदे अमन पर दस्तखत किए जा चुके थे। वो खुद तो कोलकाता में था जो कि मैसूर से कई हफ्तों के सफर पर वाक़या था और वो अपने वफद को इस मुआहदे को कबूल करने से नहीं रोक सकता था। एक कार्ड खेला जा चुका था जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता था। बंगलोर वापस लिया जा चुका था और मैसूर और संगियों की दूसरी जंग का इख्तिताम हो चुका था। वालाजह मोहम्मद अली की सल्तनत यानी कर्नाटक के इलाके अब सल्तनत मैसूर का हिस्सा थे और सल्तनत के चंद साबका ओहदेदार जिनमें सैयद हमीद कुमेदान, राजा बेरबर और मीर सादिक थे, हैदर अली की खिदमत में हाजिर हुए और जान बख्शी के बाद मुलाजमत की दरखास्त की। ये वो बरसाती मेंढक थे जो मौसम बदलते ही हैदर अली का राग अलाप रहे थे। इन्होंने अलल ऐलान हैदर अली को शेर कहा और उसकी खिदमत, पैरवी और वफादारी में मरने को वैसे इफ्तिखार करार दे दिया, जबकि वालाजह मोहम्मद अली की गुज़श्ता नौकरी को जहन्नम और जिल्लत से ताबीर दे दिया। यहीं पे इन मकारों की चापलूसी एक तजुर्बाकार और ज़ीरक जर्नैल की मर्दम शनासी को चकमा दे गई और उसने इन मकारों को अहम ओहदों पर तैनात कर दिया। ये सल्तनत मैसूर की चंद संगीन तारीखी और फैसला कुन गलतियों में से एक गलती थी जिसके बाद तकदीर ने जैसे मैसूरियों से अपना रुख ही मोड़ लिया और साजिशों का एक ना थमने वाला ऐसा तूफान उठा जिसने सल्तनत मैसूर को आखिरकार डबो कर ही दिया। ऐसा नहीं था कि दरबार मैसूर इससे पहले गद्दारों और मुनाफिकों से खाली था, लेकिन इससे पहले मैसूर की सफ़ों में ऐसे अय्यार और मकार गद्दार न थे। मीर सादिक ने पहले अपनी चालाकी से हैदर अली का दिल जीत कर दरबार में जगह बनाई और फिर हैदर अली के मरने के बाद टीपू सुल्तान पर ऐसा जादू चलाया कि टीपू सुल्तान ने वजीर आज़म जैसे ओहदे पर मुकर्रर कर दिया। टीपू सुल्तान के खिलाफ दरबारी तअस्सुब और साजिशों की एक और वजह टीपू सुल्तान का नस्लन सुल्तान ना होना भी था। टीपू सुल्तान के दादा ने राजा मैसूर राजवडियार की फौज में एक आम सिपाही की हैसियत से शमूलियत अख्तियार की और उनके बाद उसके बेटे हैदर अली ने भी एक आम सिपाही की हैसियत से फौज में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन अपनी कायदाना और सिपाहियाना सलाहियतों से जल्द ही राजा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। राजा हैदर अली से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसे डंडीगल का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। ये वो दौर था जब मुगल जवाल का शिकार हो रहे थे और मरहटे इस कदर ताकत पकड़ रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे थे। बस मरहटों ने हमसाई रियासत मैसूर को भी एक तारना वाला समझकर जब उससे छेड़छाड़ की तो कमांडर हैदर अली ने ऐसी धुलाई की कि मरहटों को मैसूर की सरहदों से भागना पड़ा। जहां हैदर अली अपनी तरक्की और शोहरत के जीने फलांग रहा था, वहीं दरबार मैसूर में हैदर अली के खिलाफ तअस्सुब और मुनाफिकत भी बढ़ रही थी। हिंदू रानियां और हिंदू दरबारी एक मुसलमान को इन ओहदों पर नहीं देख सकते थे। इन रानियों और एक दरबारी जिसका नाम खंडे राव था ने राजा के कान भर भर कर राजा को भी हैदर अली के खिलाफ बदजन कर दिया। हत्ता कि हैदर अली को कत्ल करने के लिए एक साजिश तैयार की गई। वफादारों ने इस साजिश को बर वक्त बेनकाब कर दिया और हैदर अली सरंगापटम से फरार हो गया। इस बगावत के दौरान टीपू सुल्तान की बहादुरी का किस्सा आपको किस नंबर 1 में सुनाया जा चुका है। खंडे राव
बगावत के नाकाम होने और साजिश के बेनकाब होने के बाद अपने एहसाब पर काबू ना रख सका और राजा से इजाजत लेकर एक फौज लेकर हैदर अली को गिरफ्तार करने के लिए श्रीरंगपट्टनम से निकला। कोई और होता तो शायद इस मुश्किल वक्त में उसके हाथ पांव काम करना छोड़ देते, लेकिन ये हैदर अली था जिसने अपने चंद एक वफादारों को इकट्ठा किया और मैसूर की इस फौज का मुकाबला करके इसे शिकस्त दे दी और शिकस्त देने के बाद श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। यूं राजा की नाअक्बत अंदेशी, मजहबी जुनून और एहसान फरामोशी के सबब कुदरत ने मजलूम रियाया की देखभाल का जिम्मा हैदर अली को सपोर्ट कर दिया और हैदर अली एक सिपा सलार से ताजदारे मैसूर बना। आईने सुल्तानी है कि साजिशी सांपों और सांपोलों का सर फौरन कुचल डालो, वरना यही सांप और सांपोले अजदहों का रूप लेकर पूरी सल्तनत को ही निगल लेंगे। लेकिन हैदर अली ने साजिशी रानियों और राज्यों की कागजी हैसियत को बरकरार रखा और इन्हीं साजिशी रानियों में से एक का नाम लक्ष्म माँ था, जो अपनी सल्तनत को वापस लेने और रामराज के लिए हैदर के खिलाफ हमेशा खुफिया तौर पर सरगर्म रही। मुआहदा बंगलोर की रूह से मैसूरी अफवाज और फिरंगी आर्मी को एक दूसरे के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज करना था और कुछ अरसा ऐसा ही हुआ। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों ने शिकस्त खाई थी और मुआहदा अंग्रेज़ों के हक में अच्छा न था, अंग्रेज़ पहले दिन से एक मुनासिब वक्त पर मुआहदे को तोड़ने और जंग का बहाना मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। 24 अगस्त 1786 को चार्ल्स कॉर्नवालिस कंपनी के नए गवर्नर जनरल की हैसियत से कोलकाता पहुंचा। उसने हिंदुस्तान पहुंचते ही अपनी फौज को तैयार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा टीपू के खिलाफ इत्तेहाद के लिए मरहट्टों निज़ाम हैदराबाद और दूसरे छोटे छोटे राजाओं के पास सफारतकार रवाना किए। ये 1790 का मौसम बहार था। मरहट्टों और निज़ाम हैदराबाद के साथ टीपू के खिलाफ मुश्तरका जंग के मुआहदे हो चुके या होने वाले थे। इन मुआहदों के मुताबिक टीपू सुल्तान के इलाकों को इत्तेहादियों में बराबर तकसीम किया जाना था। इसके अलावा अंग्रेज़ अफसरान टीपू के मातहत छोटे छोटे राजाओं के दरबार में हाजिर हुए और इन्हें टीपू के खिलाफ बगावत पर आमादा किया। अंग्रेज़ों की जानिब से जंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। ज़रूरत थी तो एक बहाने की, जिसके मिलते ही मुआहदा बंगलोर को ख़त्म करने का ऐलान करते हुए जंग का आगाज़ होना था। फिर वो बहाना मिल ही गया। ट्रानकोर हिंदुस्तान के इंतहाई जनूब मगरबी जानिब एक रियासत थी। अगर आज के हिंदुस्तान का मैप देखें तो ट्रानकोर मौजूदा रियासत केरला का इंतहाई जनूबी इलाका था। इस पर मकामी राजा राम वर्मा की हुकूमत थी। राम वर्मा के साथ सरहदी तनाज़े हैदर अली के दौर से चले आ रहे थे। राम वर्मा चूंकि टीपू का मुकाबला न कर सकता था, इसलिए उसने चाल चलते हुए अंग्रेज़ों को अपना इत्तेहादी बना लिया। 28 दिसंबर 1799 को ट्रानकोर लाइन पर एक मुसल्लह तसादुम हुआ, लेकिन इस तसादुम में मैसूरियों का काफ़ी जानी नुकसान हुआ। कॉर्नवालिस को जब मालूम हुआ तो उसने कहा, ऐसा मैसूरियों ने जानबूझकर किया है और ये मुआहदा बंगलोर की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसकी रूह से अंग्रेज़ों के इत्तेहादियों पर हमला अंग्रेज़ों पर हमला था। दूसरी जानिब अब की बार टीपू सुल्तान ने ट्रानकोर पर भरपूर हमला कर दिया और मई 1790 में इस मज़ाहमत को पाश पाश करके रख दिया था और ऐसा लग रहा था कि ट्रानकोर भी अब टीपू की सल्तनत में शामिल हो जाएगा। लेकिन टीपू ने ट्रानकोर से अपनी फौजें वापस बुला ली, शायद अंग्रेज़ों को यकीन दिलाने के लिए कि जंग एक मजबूरी थी। लेकिन बहाना ढूंढने वाले बहाना हासिल कर चुके थे। तबले जंग एक बार फिर बज चुका था। जंग की तैयारियां जोर शोर से जारी थीं, लेकिन ये जंग पहली जंगों से इसलिए मुख्तलिफ थी कि ये 3 बामुकाबला 1 था। यही नहीं बल्कि टीपू की सफ़ों में उसके इंतहाई वफादार और मोतमिद कहलवाने वाले लोग अंग्रेज़ों के हाथों बिक चुके थे। साजिशों का एक जाल बिछ चुका था और बहुत से मातहत कमानदार और किलेदार बगावत के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। एक गद्दार और जासूस जिसका नाम सैयद इमाम था, जंग से कबल पकड़ा गया, जो अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान के मंसूबे और हसास फौजी मालूमात फराहम करता था।
नमक हरामी, ज़मीर फरोशी और गद्दारी का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। हम नाजरीन को बेनकाब हो जाने वाले तमाम बड़े किरदारों से आगाह करेंगे, लेकिन मौके की मुनासबत से। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक रियासत पर 3 इत्तेहादियों की जानिब से 5 लश्करों से हमला कर दिया गया है, और फिर ऐसी मुमलिकत जिसके शिकार का मंसूबा बनाया गया हो। इसके मुहाफ़िज़ों के मोराल का भी तसव्वुर कीजिए। ज़ाहिर है कि मुहाफ़िज़ों में बददिली और खौफ व हिरास होगा। 24 मई 1790 को 15,000 अफराद की नफरी पर मुश्तमिल एक फ़ौज मैसूर की जनूबी सरहद पर जनरल महदूज की क़यादत में आन पहुंची। 5 जून को उस फौज ने मैसूर की पहली सरहदी चौकी पर कब्जा कर लिया, जिसकी हिफाजत का कोई इंतजाम ही न था कि 1 किलो में तो फौज और सामान की माकूल तादाद भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों से सुलह करके किले अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए। उन किलों में मिसाल के तौर पर हम जनूबी मैसूर में वाक़या किला डंडीगल का जिक्र करेंगे। इस किले में 800 अफराद की नफरी, राशन, पानी और असले का एक वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद था। ये किला तकरीबन नाकाबिल तस्खीर था और एक लंबे अरसे तक मुआसरा बर्दाश्त कर सकता था। इस किले के 3 अतराफ में पहाड़ी चट्टानें थी और एक तरफ मजबूत दीवार जिसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ था। अगस्त 1790 में जनरल स्टार्ट की क़यादत में एक फ़ौज इस किले तक आन पहुंची। जनरल ने किले वालों को पैगाम भिजवाया कि अगर किले वाले हथियार डालकर इताअत कबूल कर लें तो उनको जान की अमान दी जाएगी, बसूरत दीगर एक एक सिपाही को तय कर दिया जाएगा। किले वालों ने इताअत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और जवाब भेजा कि आइंदा अगर कोई भी ऐसा कासिद भेजा गया तो उसे तोप के गोले से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद फिरंगी तोप खाने ने किले की दीवारों पर गोलाबारी शुरू कर दी। मुसलसल 2 दिन की गोलाबारी के बाद आखिरकार फिरंगी फौज दीवार में एक शिगाफ डालने में तो कामयाब हो गई। चूंकि असले की कमी हो गई थी, इसलिए फौरन हमला किया गया, लेकिन मुहाफ़िज़ों की जानिब से ऐसा दंदान शिकन जवाब मिला कि अंग्रेज़ों को पसपाई इख्तियार करना पड़ी और अंग्रेज़ किले में दाखिल होने में नाकाम रहे। अगली सुबह फिरंगियों की हैरत की इंतहा न रही। किले वाले सफ़ेद झंडा लहरा कर सुलह की दरख्वास्त कर रहे थे। रात के वक्त किले के मुआफ़िज़ फौज इस अंदेशे का शिकार हो गई कि हमलावर फौज बेबहा कुव्वत और बेपनाह ताकत की हामिल थी। यूं ये किला सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर फिरंगियों के कब्जे में चला गया। दौरान जंग इस किस्म के वाक़यात की बदौलत न सिर्फ मैसूरियों का जंगी जज्बा मांद पड़ गया और बल्कि मोराल भी पस्त हो गया था। टीपू सुल्तान के बहुत सारे किले और इलाके लड़े बगैर ही फिरंगियों के हाथ लग चुके थे। उधर सरंगापटम में टीपू सुल्तान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था, बल्कि अपनी फौज को असले से लैस कर रहा था। आखिर सितंबर 1790 को टीपू दारुल हुकूमत से निकला और उसके साथ असले से मुकम्मल तौर पर लैस 40,000 की नफरी पर मुश्तमिल एक फौज थी और इसके अलावा एक बेहतर तोपखाना भी हमरा था। टीपू ने एक बर्क रफ्तार से पेश कदमी की और जनूब में फिरंगी अफवाज के सामने जा खड़ा हुआ। अंग्रेज हैरान थे क्योंकि जंगी साजो सामान और तोप खाने के साथ इतनी तेज पेश कदमी इस दौर में नामुमकिन सी थी। यहाँ जनूब में अंग्रेजी लश्कर के साथ छोटी छोटी झड़पों के अलावा कोई बड़ी झड़प न हुई, जिनमें टीपू सुल्तान फाते रहा। अंग्रेजों का गिरां कदर जानी नुकसान हुआ और टीपू सुल्तान कामयाबी से जनूबी जानिब से अंग्रेजों का रास्ता रोकने में कामयाब रहा। इधर जनूबी महाज पर यह सब कुछ वकूअ पजीर हो रहा था। इस दौरान माह सितंबर में कोलकाता से भी एक फिरंगी फौज मैसूर के मशरकी जानिब पेश कदमी कर रही थी। टीपू ने अपनी कुछ फौज को जनूबी महाज पर छोड़ा और बजाते खुद एक तूफानी पेश कदमी करते हुए फिरंगी इलाके की जानिब रवाना हुआ, जो कर्नाटक के साहिल पर वाक़या था। अंग्रेज टीपू की इतनी जल्दी आमद की तवक्को न कर रहे थे। उनकी जारहियत के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए और वो अब आगे बढ़कर हमला करने की बजाय अपने मकबूजात को बचाने की तदबीर कर रहे थे।
अंग्रेजों ने तीसरा महाज मालाबार के साहिल पर खोला और इस हमले के लिए कमक बम्बई से आई थी। ये लड़ाई मैसूरी अफवाज के लिए कठिन महाज साबित हुई। काली कट के नजदीक एक बड़े मार्के में 1000 के करीब मैसूरी शहीद या जख्मी हुए, जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 50 अफराद ही हलाक हुए। फिरंगियों ने हजारों मैसूरियों को कैद कर लिया और पूरे मालाबार साहिल पर कब्जा कर लिया। यूं टीपू को जंग के पहले मरहले में मशरकी और जनूबी महाज पर तो कामयाबी मिली, लेकिन मगरबी महाज पर बड़ी शिकस्त हुई। मशरकी महाज पर शिकस्त के बाद कंपनी के गवर्नर कार्नवेलस ने फिरंगी फौजी दस्तों की कमान बजात खुद संभाली और 1791 तक अफवाज की तंजीम में 9 सर अंजाम दी और एक बार फिर मैसूर की जानिब मशरकी महाज पर पेशकदमी का आगाज किया। यहाँ कार्नवेलस ने एक चाल चली, वो ये कि टीपू के इलाकों पर हमले के लिए मशरकी घाटी यानी पहाड़ी सिलसिलों को अबूर करना पड़ता था। इस घाटी को दरों के जरिए ही अबूर किया जा सकता था। जाहिर है कि भारी तोपों और खाने पीने के सामान के साथ एक फौज पहाड़ पर तो नहीं चढ़ सकती थी। कार्नवेलस को पता था कि तमाम मुमकिन और मुतवक्का दरे जो फौज की नकल व हमल के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, टीपू सुल्तान की जानिब से बंद किए जा चुके थे। वैलोर के करीब कुछ रास्ते जिनकी चढ़ाई इंतहाई मुश्किल थी और इनको अबूर करने के लिए भी एक तवील मसाफत तय करना पड़ती थी। टीपू ने अंग्रेजी फौज के लिए नाकाबिल इस्तेमाल समझकर खाली छोड़ दी। टीपू हफ्तों तक इन दरों पर अंग्रेजी फौज की आमद का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई फौज नहीं आई। आखिरकार माह मार्च के आगाज में एक अंग्रेज फौज अचानक नमूदार हुई और बंगलोर जैसे अहम शहर से 15 किलोमीटर दूर खैमे नस्ब कर लिए। यहाँ अंग्रेजों के काम टीपू सुल्तान के गद्दार आए, जिन्होंने बर वक्त टीपू की नाकाबंदी की खबरें अंग्रेजों को पहुँचाई। कार्नवेलस ने बराह रास्त इन दरों पर जिन पर टीपू इंतजार करता रहा, जाने और लड़ने की बजाय शुमाल की जानिब एक तवील और कठिन मसाफत अपनी फौज की हमरा तय की और एक लंबा चक्कर काट कर इन दुश्वार गुजार दरों से सल्तनत मैसूर में दाखिल हुआ, जहाँ कोई नाकाबंदी न थी और कई एक किले जिनकी हिफाजत पर कोई मामूर न था, बिना किसी मज़ामत के फतह करता हुआ बंगलोर के मज़ाफ़ात में पहुंच चुका था। टीपू इस ज़माने के खस्ता ज़राए अबलाग और गद्दारों की वजह से हफ्तों तक अंग्रेज़ फौज की नकल व हमल का अंदाज़ा ही ना लगा पाया। बंगलोर के इस महाज पर ये अंग्रेजी फौज 25,000 अफराद की नफरी पर मुश्तमिल थी। इसके मुकाबले में टीपू की नफरी यहाँ बंगलोर के महाज पर 3 हिस्सों में तकसीम थी। एक हिस्सा जो शहर और शहर के किले में मौजूद था और जिसका मकसद मज़ाहमत सर अंजाम देना और शहर की हिफाजत करना था। किला की ये फौज सैयद हमीद सिपाहदार की कमान में थी, जबकि मोहम्मद खान बख्शी और बहादुर खान को किलादारी के फराइज सर अंजाम देने थे। इन्हीं ओहदेदारों में एक ओहदेदार जिसका मकाम वाज़िया नहीं है, किशर राव भी था। फौज का दूसरा हिस्सा टीपू की क़ियादत में शहर के बाहर फिरंगी अफवाज से थोड़ा फासले पर खैमा जन था और इस फौज का मकसद अंग्रेजी फौज पर बराह रास्त हमला करना था। तीसरा छोटा हिस्सा कज़ाकी के फराइज सर अंजाम दे रहा था। ये टीपू सुल्तान और मैसूरी अफवाज की जंगी तदबीरों में से एक था कि वो फौज का एक हिस्सा दुश्मन की सप्लाई लाइन को लूटने और बंद करने पर मामूर होता था। यूं अंग्रेज फौज खुद तो शहर का मुआसरा किए हुए थी और खुद टीपू सुल्तान के लश्कर से मैसूर भी हो चुकी थी। 7 मार्च 1791 को कार्नवेलस ने बंगलोर की हिफाजती दीवार पर दावा बोलने के अहकामात जारी कर दिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने जवाबन बराह रास्त कार्नवेलस की फौज पर कोई हमला न किया। वो कार्नवेलस की इस फौज की सप्लाई लाइन काट के इसे मैसूर कर चुका था और उसे यकीन था कि ये अंग्रेजी लश्कर फाकों और बीमारियों से मारा जाएगा। जो बचेंगे उनमें इतनी ताकत नहीं होगी कि हथियार उठा सके और नतीजा होगा बिना लड़े फतह। और फिर अंग्रेजी लश्कर में वाकई फाकों की नौबत आ गई। यहाँ टीपू ने शहर की दीवारों पर, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत न थीं, कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया। वो ऐसे कि जैसे ही अंग्रेजी लश्कर में फाकों के आसार नमूदार हुए थे, टीपू को इस बुखलाई फौज पर हमला कर देना चाहिए था, लेकिन टीपू ने ये मौका ज़ाया कर दिया। शायद वो बिल्कुल ही लड़े बगैर लड़ाई जीत लेना चाहता था। दूसरी जानिब कार्नवेलस ने एक दानिशमंदाना और गैर मुतवक्के फैसला किया।
بجائے فاقوں سے گھبرا کہ اس نے شہر کو فتح کرنے کے لیے آخری بار ایک فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ بھوکی فرنگی فوج جن کے لیے حملہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، بے جگری سے لڑی اور انہوں نے شہر کے مین گیٹ کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ ادھر قلعے کے اندر موجود میسوری اس شدید حملے کو نہ روک سکے اور انگریز فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ محافظ میسوری افواج نے پیچھے ہٹتے ہوئے قلعہ بندی اختیار کر لی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی لوٹ مار اور غارت گیری شروع ہو گئی۔ انگریز فوج نے کھانے پینے کی اشیاء کے بڑے بڑے سٹوروں پر قبضہ کر لیا اور یوں کچھ دنوں کے لیے کارنوالیس کو فاقوں سے مرنے کے ڈر سے آزادی مل گئی۔ اب اس فوج کو آگے بڑھ کر شہر کا قلعہ فتح کرنا تھا، جس کی دیواریں انتہائی مضبوط تھیں اور ایک لمبے عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتی تھی۔ اب قلعے کا محاصرہ کیا جا چکا تھا۔ کارنوالیس نے توپوں کو قلعے کے 200 میٹر دور نصب کروایا اور مسلسل 12 روز تک قلعے کی دیواروں پر لوہے کے گولے برسائے گئے۔ آخر کار 12ویں روز دیوار میں اس قدر شگاف پڑ گیا کہ فوج اندر داخل ہو سکے، لیکن قلعے کے محافظ میسوری انگریزی فوج کو شگاف کی جانب بڑھنے ہی نہ دے رہے تھے۔ قلعے کی حفاظتی توپوں کا مقابلہ انگریزی سپاہیوں کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا اور راشن ایک بار پھر ختم ہو چکا تھا اور نوبت ایک بار پھر فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ ادھر ٹیپو سلطان، جو کہ اس سے پہلے انگریزی بھوکی فوج پر حملہ نہ کرنے کی غلطی کر کے شہر گنوا چکا تھا، شاید ایسے ہی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ پس رات کو حملے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن ادھر یہ حملے کا منصوبہ بنا اور ادھر یہ خبر کارنوالیس کو پہنچ گئی۔ اسی دن کی روشنی میں ہی کارنوالیس نے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ ٹیپو سلطان نے اس صبح حملے کا منصوبہ بنانے کے بعد ایک خفیہ پیغام میسورین قلعہ کو بھجوایا کہ وہ حوصلہ بنائے رکھیں، آج رات کو انگریزی فوج پر حملہ کیا جائے گا اور انہیں مل کر دو اطراف سے حملہ کر کے شکست دی جائے گی۔ لیکن قلعے میں غدار کشن راؤ بھی تھا، جس نے اس کی خبر لارڈ کارنوالیس کو بھجوا دی۔ اس غدار نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ قلعے کے محافظوں کو کھانے پینے کے انتظام پر لگا دیا اور وہاں موجود فرانسیسی جنرل موسیو لالی اور اس کے ساتھیوں کو شگاف سے ہٹا کر باتوں میں لگایا اور پھر کسی طرح کارنوالیس کو اشارہ کیا کہ حملے کا یہی مناسب وقت ہے۔ کارنوالیس نے اشارہ ملتے ہی اپنے جنرلوں کو شدید حملے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں کہ کارنوالیس نے اس حملے کے منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھا اور حملے کے وقت ہی اپنے جنرلوں کو بتا کر انہیں حملے کا حکم دیا۔ اس اچانک دھاوے کے وقت شگاف پر سید حمید سپاہدار، قلعہ دار محمد خان بخشی، بہادر خان اور ان کے چند ساتھی موجود تھے، جنہوں نے انتہائی بہادری سے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ انہیں مار مار کر ایک بار شگاف سے ہٹا بھی دیا۔ لیکن کارنوالیس نے ساتھ ہی دوسرا حملہ کروا دیا۔ قلعہ دار بہادر خان اور محمد خان بخشی شگاف کے سامنے جم کر لڑے، لیکن یہ چند افراد حملہ آور فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بکھری ہوئی فوج کے جمع ہونے تک انگریزی فوج برج اور قلعے کی دیواروں پر قبضہ کر چکے تھے۔ یہ دونوں قلعہ دار یہیں لڑتے لڑتے سلطنت خدا داد پر قربان ہو گئے۔ ان قلعہ داروں کے شہید ہوتے ہی قلعہ انگریزوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ کارنوالیس کے اچانک حملے کے وقت سلطان اگرچہ ماہ لشکر تیار تھا، لیکن حملہ کرنے سے باز رہا، اور جب قمر الدین خان اور سید صاحب نے حملے کے لیے اصرار کیا تو سلطان نے یہ کہہ کر انہیں روک لیا، اب وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اپنی فوج کو ہرگز منتشر نہ کرو، آئندہ ان سے نمٹ لیں گے۔ بنگلور کا ہاتھ سے نکلنا سلطان کو ایک شدید دھچکا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وفادار قلعہ دار بہادر خان کی موت کی خبر سن کر وہ بہت زیادہ رویا تھا۔ ٹیپو کا یہ حربہ کہ فرنگی افواج کو کسی بڑے مارکے میں ہلاک کرنے کی بجائے فاقہ کشی کے ہاتھوں میں ہلاک کیا جائے، کامیابی کے انتہائی قریب تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ غدار کام آ گئے، جس کی قیمت وفاداروں نے اپنے خون سے ادا کی۔ بنگلور فتح کے بعد کارنوالیس نے بذات خود ٹیپو کی اس جنگی چال کی کامیابی کے قریب پہنچ جانے کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے:
मेरी फौज थकावट का शिकार थी और मुहासरा कायम रखने में दुश्वारी पेश आ रही थी, क्योंकि इसका मुकाबला एक फाल और ताकतवर दुश्मन से था और हम नाकामी से दो चार होने के करीब ही थे कि हमने इस दौरान किला फतह कर लिया और हमारी परेशानी दूर हो गई। बंगलोर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था और टीपू सुल्तान सरंगापट्टम की तरफ लौट रहा था, क्योंकि अगला हदफ सरंगापट्टम ही था। दूसरी जानिब हैदराबादी और मरहटी अफवाज भी अपनी अपनी सरहद से मुतसिल मैसूरी इलाकों और किलों पर हमलावर हो चुकी थी और फतह करते हुए सरंगापट्टम की जानिब बढ़ रही थी, लेकिन उनकी पेशकदमी आहिस्ता थी। शायद इसकी वजह मुज़ाहमत थी। दूसरी जानिब कार्नवालिस की फौज बंगलोर की फतह के बाद अशियाए खुर्दनोश की फिक्र से आजाद हो चुकी थी और अकेला फौज लेकर सरंगापट्टम की जानिब बढ़ने लगा। वो टीपू सुल्तान के उस कज़ाक टोले को भूल गया था जिसने बंगलोर के मुहासरे के दौरान अंग्रेज फौज की सप्लाई लाइन काट के रख दी थी और अंग्रेज फौज फाकों के हाथे मरते मरते बची थी। इस कज़ाक फौज की क़यादत कमरुज़्ज़मान खान कर रहा था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और कार्नवालिस सरंगापट्टम से कुछ फासले पर आन पहुंचा था। उधर सरंगापट्टम के किले के दिफा को तोड़ना भी आसान न था। टीपू सुल्तान ने एक दूसरे के बाद 3 खंदकें खुदवाई थी और बहुत सारे लश्करियों ने इनमें मोर्चे बना लिए थे और तोपें लगा ली गई थी। इन 3 खंदकों के बाद दरिया कावेरी था, जिसमें बरसात की वजह से तुग़यानी आई हुई थी, जिसके बाद किला सरंगापट्टम था और यही किला ही तो अंग्रेजों के गले की वो हड्डी था जिसे ना तो निगला जा सकता था और ना उगला जा सकता था और जिसे इस बात निगलने के लिए पूरा पूरा जोर लगाया जा रहा था। मोर्चे वाले मैसूरियों और अंग्रेज फौज के दरमियान लड़ाई तो उसी रात ही शुरू हो गई जिस रात अंग्रेज सरंगापट्टम के सामने पहुंचे थे। मुसलसल 15-20 दिन तक गोलाबारी होती रही, बंदूकें चलती रही और तलवारें बेनियाम होती रही, लेकिन अंग्रेजों को सिर्फ इतनी ही कामयाबी मिली कि वो 2 खंदकें अबूर कर सके, या कह लो कि इन खंदकी मोर्चों पर कब्जा कर लिया गया। मैसूरियों ने शैतान को दरिया अबूर न करने दिया, लेकिन सूरत हाल उस वक्त बदली जब हैदराबादी अफवाज संगियों के इत्तेहादी के तौर पर जंग में शामिल हो चुकी थी। तीसरी खंदक या मोर्चा जनों की कमान सैयद हसन खलील कर रहा था। मुतहिदा हमला और अफवाज ने इस मोर्चे पर हमला कर दिया और ये बहादुर लड़ता रहा, हत्ता कि इसके सारे जानिसार कट गए और ये खुद जख्मी हो गया, जिसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे खुचे मैसूरियों ने दरिया के उस पार महफूज किले की तरफ स्पाई अख्तियार करना शुरू कर दी। मुतहिदा हमलावरों ने पीछे हटती फौज का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन किले से इतनी शदीद गोलाबारी की गई कि तकरीबन 600 फरंगी और आबादी मारे गए या शदीद जख्मी हो गए। इस गोलाबारी के साए में मैसूरी दरिया अबूर करके अब किला में मोर्चा बंद हो चुके थे। आपको लग रहा होगा कि अंग्रेज और हैदराबादी, जिसे हम अब मुतहिदा हमलावर कहेंगे, को यहाँ कामयाबी मिली कि उन्होंने मैसूरियों को भगाकर किला बंद कर दिया, तो आप गलत हैं। पुराने जमाने की जंगों में जब ज़राए नकल व हमल और ज़राए इबलाग न होने के बराबर होते थे, तब वक्त बहुत अहमियत अख्तियार कर जाता था। मसलन वक्त पर टारगेट फतह करना या वक्त पर सप्लाई का पहुंचना। लेकिन जहां मुतहिदा अफवाज को ये तो अंदाजा था कि किला सरंगापट्टम को फतह करना आसान न था, ये 1 महीनों तक जारी रहने वाले मुआसरे की शक्ल भी अख्तियार कर सकता था और वो इसके लिए तैयार भी थे। लेकिन शायद वो टीपू सुल्तान की जंगी हिकमत अमली या तो समझ नहीं सके थे या नजरअंदाज करने की गलती कर बैठे। उसकी जंग की सबसे बड़ी चाल ये थी कि वो लश्कर के 2 हिस्से बनाया करता था, एक हिस्सा जो सामने होता था और दूसरा हिस्सा जो जंगलों और पहाड़ों में छुपा रहता था और दुश्मन की सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर काट के रख देता था। मुतहिदा अफवाज के साथ भी यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। मैसूरी कज़ाकों ने दुश्मन की सप्लाई को लूट लिया और इसकी हिफाजत पर मामूर लोगों को कैदी बना लिया। उधर मुतहिदा अफवाज में फाके पड़ने लगे, फौजी बीमार पड़ने लगे, जानवर भूख से मरने लगे। भूखे लश्करियों ने मुर्दा जानवरों को खाना शुरू कर दिया। मरते तो आखिर क्या करते, जिंदा भी तो रहना था। जख्मी और बीमार सिपाह की तादाद हजारों में थी। कैंप मुर्दा जानवरों की लाशों से भरा पड़ा था और किसी में इतनी सकत न थी कि इन जानवरों की लाशों को ठिकाने ही लगा दे। कार्नवालिस इस उम्मीद पर बैठा था कि मरहटे मदद को आन पहुंचेगी तो सामाने खुर्दनोश मिल जाएगा, लेकिन दूर दूर तक मरहटों की आमद की नजर न आ रही थी। कार्नवालिस जो कोई भी कासिद मरहटों के पास भेजता, टीपू के कज़ाक दस्ते उसे पकड़ लेते। आखिरकार कार्नवालिस की समझ में ये बात आ ही गई कि दरिया का अबूर करना फतह नहीं बल्कि मौत है। बस उसने बंगलोर की जानिब पस्पाई का फैसला किया। फरंगी फौज बीमार थी, हौसला हारे हुई थी और बारिशों से भीगी हुई थी। मैसूरियों का किले से निकल कर ऐसी फौज पर हमला करना एक आसान अमर था। वो इत्तेहादी फौज को हमले का निशाना बनाते हुए नेस्तो नाबूद
कूद कर सकते थे, लेकिन इस मरतबा भी टीपू सुल्तान ने कोई कार्रवाई करना मुनासिब ना समझा। जर्नैलों ने थकी मांदी और बीमार फौज के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसरार किया, लेकिन टीपू सुल्तान ने इजाजत ना दी। यूं टीपू सुल्तान एक और तारीखी गलती कर चुका था, शायद पांसा पलट देने वाली गलती। या अंग्रेजों को तकदीर ने किसी हिकमत के तहत बचा लिया था। अंदाजा कीजिए कि मुत्तहिदा अफवाज इतनी नातवानी का शिकार थी कि बार बर्दारी के जानवर मर जाने के बाद रुखसत होने से पहले उन्होंने तोपों को गड्ढे खोदकर वहीं जमीन में दफन कर दिया और बहुत सारा सामान जो मैसूरियों के हाथ लग सकता था को आग लगा दी गई। कहते हैं मुमलिकत खुदादाद मैसूर के आखिरी दिनों में टीपू सुल्तान कुछ जिद्दी तबीयत का हो गया था, या कह लो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। इसीलिए बहुत सारी जगहों पर जब वफादारों की जानिब से कार्रवाई का मशवरा दिया गया तो टीपू ने इजाजत ना दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगलोर के मज़ाफ़ात में पहुंच चुका था और वहां जाकर हाथ पे हाथ धरे मौसम बरसात के निकलने का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि उसने बेहतरीन जंगजू की तरह अपनी शिकस्त से सीखा और शिकस्त की वजूहात को ज़ेरे गौर लाया और उसका मुस्तकिल हल निकलने की कोशिश करता रहा। वो इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। आपको बताया गया है कि अंग्रेजों की शिकस्त की वजह ये थी कि पिछली बार अंग्रेज फौज रस्तों में पड़ने वाले सुल्तानी किलों और सुल्तानी कजाकों को नजरअंदाज करते हुए श्रृंगापट्टम पर हमलावर हुई थी। किलों में किला बंद मैसूरी लश्करियों और जंगलों में छुपे सुल्तानी कजाकों ने अंग्रेजी फौज की सप्लाई लाइन को बर्बाद करके रख दिया। हत्ता कि अंग्रेज लश्करी दाने दाने को तरसने लगे। लश्कर फाकू की मौत मरने लगा। मजबूरन उन्हें मैदान जंग छोड़ना पड़ा, लेकिन अब कॉर्नवालिस को किस्मत ने मौका दिया और उसने बंगलोर लौट कर बैठ जाने की बजाय उन किलों को हमलों का निशाना बनाया जो सप्लाई लाइन में रुकावट थे और उन्हें कामयाबी से फतह कर लिया। इसके अलावा मद्रास, मौजूदा चेन्नई और बंगलोर की नाकाबंदी पर मामूर मैसूरी लश्करियों और किलों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया गया। सप्लाई लाइन महफूज हो चुकी थी, मौसम बरसात खत्म हो चुका था और कॉर्नवालिस अपनी कमजोरी पर काबू पा चुका था। कॉर्नवालिस एक बार फिर श्रृंगापट्टम पर चढ़ दौड़ने के लिए बेचैन था। बस 26 जनवरी 1792 को फौज ने बंगलोर से श्रृंगापट्टम की जानिब पेशकदमी का आगाज किया। ये इत्तेहादी फौजें बेमुजाहमत और मामूली मुजाहमत के बाद आगे बढ़ रही थी, जिसकी वजह टीपू सुल्तान की फौज में गद्दारियां और हथियार डालने का रुझान था। रास्ते के किले जो कि मुज़ाहमत सर अंजाम दे रहे थे, हथियार डाले जा रहे। शायद ये वो मौसम परस्त थे जो कि सुल्तान की कश्ती गर्दाब में देखकर लहरों के आगे सर झुका रहे थे। एक बार फिर कॉर्नवालिस ने मोर्चाबंद मैसूरियों को हैरान कर दिया, क्योंकि मैसूरियों को अंग्रेज फौज के हमले का तब पता चला जब लश्कर उनके सर पर चढ़ आया था। यूं कई मैसूरी बेखबरी में मारे गए। यहाँ टीपू सुल्तान के जासूस अंग्रेजों के हाथों बिक गए और उन्होंने हमले की पेशगी इत्तला न दी। मैसूरी कैंप में खलबली मच गई और जब तक वो दोबारा मुनज़्ज़म हुए, कॉर्नवालिस का एक फौजी दस्ता दरिया अबूर कर चुका था। यानी अब वो किले के दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे जो कि खुले हुए, और उधर टीपू दरिया के उस किनारे पर अपनी फौज को मुनज़्ज़म कर रहा था। दरअसल उस अंग्रेजी दस्ते का टीपू सुल्तान से पहले दरिया अबूर करने का मकसद टीपू की गैर मौजूदगी में किले पर हमला करना था और उस पर कब्जा करना था, और उन्होंने दरवाजे पे हमला किया और कब्जा कर लिया। कब्जे की असल वजह मेहदी खान की गद्दारी थी, जो कि किले की उस हिस्से की हिफाजत पर मामूर था। उसने ऐन हमले के वक्त सिपाहियों में तनख्वाहें तकसीम करने का ऐलान करके उन्हें दरवाजे से हटा दिया। अब खुला और फिर खाली दरवाजा, कब्जा तो होना ही था। जंग से पहले तनख्वाहें उस दौर में इसलिए अदा की जाती थी ताकि सिपाही अपने घर के अखराजात के बारे में बेफिक्र हो जाएं और खुश हो जाएं और जांबाजी दिखाएं। तनख्वाहों के साथ साथ एडवांस भी जंग से पहले दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ टीपू के गद्दारों ने जंग के दौरान तनख्वाहें तकसीम करने के इस तरीके का गलत इस्तेमाल टीपू को शिकस्त दिलाने के लिए किया। इससे पहले कि और देर हो, टीपू सुल्तान फौज समेत दरिया अबूर करके किले की तरफ लौट आया। ये सारा कुछ रात के अंधेरे में हुआ। सुबह हुई तो अंग्रेज लश्कर की एक कसीर तादाद दरिया अबूर कर चुकी थी। टीपू सुल्तान ने पहले किले के मकबूजा हिस्से पर हमला करके उसे कब्जे से छुड़ाया और फिर दरिया अबूर करने वाली बाकी फौज पर हमला करके उसे दरिया के उस पार धकेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार टीपू सुल्तान को पीछे हटना पड़ा और किला बंद होना पड़ा। इत्तेहादी अफवाज ने खंदक खोदना शुरू कर दी ताकि तहफ़्फ़ुज़ के साए में किले के करीब तर पहुंचा जा सके। 22,000 अंग्रेज फौज और 18,000 हैदर आबादी अफवाज और 12,000 मनहटी अफवाज के बाद
मालाबार के साहिल की जानिब से मुंबई फौज भी अब आन पहुंची थी, जिसकी नफरी 6000 अफराद पर मुश्तमिल थी और टीपू सुल्तान के लिए फतह की उम्मीदें मांद पड़ चुकी थी। आखिरकार मजबूर टीपू सुल्तान ने सुलह का पैगाम इत्तेहादियों को भिजवाया और 1 माह की बातचीत के बाद एक मुआहदा तय पाया, जिसे मुआहदा श्रंगापट्टम कहा जाता है। मुआहदे की रूह से टीपू सुल्तान को अपनी सल्तनत के ऐसे तमाम इलाके इत्तेहादियों के हवाले करना थे जिनकी आमदन 30 मिलियन रुपए थी। 33 मिलियन रुपए तावाने जंग अदा करना था, जिनमें 16,65,000 रुपए नकद अदा करना थे। बकिया एक साथ अदा करने तक टीपू सुल्तान को अपने दोनों बेटे फरंगियों को बतौर यरगमाली देना थे। यरगमाली उस दौर में जंग अदा करने की जमानत के तौर पर फातहीन के हवाले किए जाते थे। तवाने जंग अदा होने तक ये यरगमाली फातहीन के कब्जे में रहते थे। यहाँ टीपू सुल्तान को किले का एक दरवाजा अंग्रेजों के हवाले करना था, लेकिन टीपू सुल्तान ने दरवाजा अंग्रेजों के हवाले करने की बजाय अपने बेटों को अंग्रेजों के हवाले किया। शायद वो उन पर मजीद भरोसा नहीं करना चाहता था। ये शहजादे मई 1994 तक अंग्रेजों की तहवील में रहे। फिर तावाने जंग अदा हो जाने के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। हाँ, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उनको शहजादों वाला प्रोटोकॉल दिया और अच्छा सलूक किया। तीसरी जंग अब खत्म हो चुकी थी और टीपू सुल्तान अपनी आधी सल्तनत से हाथ धो चुका था। अंग्रेज जानते थे कि टीपू सुल्तान को खत्म करना आसान न था, इसलिए वो सुलह पर आमादा हुए। इसके अलावा हैदराबादी और मरहटे भी टीपू सुल्तान को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बाखूबी इल्म था कि अगर टीपू सुल्तान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया तो फिर अंग्रेजों का अगला निशाना हैदराबादी और मरहटे ही थे, क्योंकि टीपू सुल्तान के बाद वही थे जो किसी हद तक अपने पांव पर खड़े थे। टीपू सुल्तान अपनी आधी सल्तनत गंवाने और इस मगलूबाना सुलह के बाद कुछ दिल बर्दाश्त सा हो गया और दरबार लगाना ही छोड़ दिया। वो सल्तनत के अहम अमूर के लिए और इदारों से तन्हाई में मिल लेता और हदायत जारी कर देता। वो एक ऐसे खिलौने से खेला करता था जिसमें एक शेर फरंगी फौजी को गर्दन से दबोचे हुए था और वो फरंगी छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा होता था। इस तरह वो अंग्रेजों के खिलाफ नफरत को न सिर्फ पाल रहा था बल्कि उनसे अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए खुद को तैयार भी कर रहा था। उसने फैसला किया कि जब तक अंग्रेजों से अपनी शिकस्त का बदला नहीं ले लेता वो शाहाना आसाइशों से दस्तबरदार रहेगा, और उसने फिर ऐसा किया भी। वो अलहदा एक छोटे से हुजरे में रहने लगा। इस अदम दिलचस्पी के नतीजे में नमक हरामों की और हौसला अफजाई हुई और उन्होंने साजिशों के जरिए टीपू सुल्तान के वफादारान को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया और अपने मर्जी के लोगों को भर्ती कर लिया गया, यानी साजिशों का जाल बेच चुका था। सुल्तान सांपों के दरमियान रह रहा था जिसे वो मौका मिलते ही डस लेते। इसके अलावा अवाम पर जुल्म करके उनको सुल्तान के मुतल्लिक बदगुमा करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ अंग्रेजी आकाओं की ईमा पर हो रहा था। टीपू सुल्तान को पता चला तो उसने सल्तनत के नज़्म नस्क को संजीदगी से बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी। सबसे पहले गुज़श्ता जंग में गद्दारी करने वाले वजीर आजम मेहदी खान और उसके पूरे जाल को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। कहते हैं उसने ऐन लड़ाई के वक्त तोपों को मट्टी और रेत से भरवा दिया था और ये तोपें मैदान जंग में बेकार साबित हुई थी। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और भर्तियां की, ज़राअत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और थोड़े ही अरसे में टीपू सुल्तान एक बार फिर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। अंग्रेज जो कि आधी सल्तनत छीन लेने और भारी तवाने जंग लेने के बाद समझ रहे थे कि टीपू सुल्तान की कमर टूट गई है और अब वो उनके लिए कोई खतरा नहीं रहा, अब हक्का बक्का था। क्योंकि टीपू ने जिस तरह सल्तनत को दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया वाकई हैरान कुन था। यही नहीं, टीपू सुल्तान ने किला श्रंगापट्टम की पुरानी दीवारों को गिरा दिया और किला की तामीर नौ शुरू करवा दी। किला के जनूबी जाने 5 मजबूत दीवारें बनवाई गयी जो कि एक दूसरे से थोड़े फासले पर थी, यानी किला की जनूबी दीवार 5 तहों पर मुश्तमिल थी। मशरकी जानिब 2 नई मुस्तहकम दीवारों का इजाफा किया गया और मगरबी जानिब 4 मजबूत दीवारों की बुनियाद रखी गई। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने अपने सफीर एक बार फिर फ्रांस रवाना की और उनसे मदद की दरखास्त की, लेकिन फ्रांस और बरतानिया उस वक्त गुथम गुथा थे और फ्रांस के शाही खानदान के सर पर इनकलाब का खतरा मंडला रहा था। इसलिए बराह रास्त फ्रांस ने सिर्फ वादे और तसलियां ही दी। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी जर्नैल नेपोलियन बोनापार्ट को भी मदद की दरखास्त की। कहते हैं नेपोलियन ने भी जवाबन टीपू को एक खत लिखा, लेकिन ये खत रास्ते में अंग्रेजों ने पकड़ लिया। खत का पकड़ा जाना था कि अंग्रेजों में थलथली मच गई कि नेपोलियन टीपू सुल्तान की मदद के लिए हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता है। नेपोलियन जो कि उस वक्त मिस्र में मौजूद था शायद हिंदुस्तान पर हमलावर होना भी चाहता था, लेकिन उसे टीपू सुल्तान के बदकिस्मती कहे या नेपोलियन की कि नेपोलियन को इसी दौरान ऐसी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा कि उस्मानियों और बरतानिया के खिलाफ इस जंग में नेपोलियन ने मिस्र
اثر سے بھاگ کر جان بچائی۔ اکا کے محاصرے کے دوران جب نیپولین کو شکست ہوئی تو کہتے ہیں نیپولین نے اکا کے قلعے پر ایک نظر مارتے ہوئے کہا تھا، اس حقیر قلعے سے مشرق کی قسمت وابستہ تھی۔ سلطان نے والی ایران اور افغانستان کے پاس بھی سفارتکار بھیجے اور دوستی اور مدد کی درخواست کی۔ افغانستان کے والی شاہ زمان نے ان ایلچیوں کا استقبال کیا اور انہیں تحائف کے ساتھ ساتھ اپنی ہر طرح کی فوجی مدد کا یقین دلایا۔ ادھر انگریز بھی اس سفارتکاری سے بے خبر نہ تھے، بلکہ وہ تو بخلاہٹ کا شکار تھے، کیونکہ اگر واقعی ٹیپو سلطان بیرونی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ہندوستان سے انگریزوں کا بوریا بستر گول ہو جاتا۔ لہذا انگریز ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ ٹیپو سلطان کی تمام سفارتیں ناکام ہوں، بلکہ وہ انہیں ناکام کرنے کے لیے چالیں بھی چل رہے تھے۔ ان کو یہ خبریں ٹیپو سلطان کے دربار کے وفاداروں سے ہی مل رہی تھی، یعنی وفاداروں کے بیس میں چھپے غداروں سے، جن کی تعداد اب کچھ زیادہ ہی ہو چکی تھی اور جن کا سرغنہ تھا میر صادق۔ گزشتہ جنگ کے غدار مہدی خان اور اس کے دوسرے کارندوں کے سر اڑانے کے بعد ٹیپو سلطان نے میر صادق کو وزیر اعظم کے عہدے پر دوبارہ بحال کیا تھا۔ میر صادق اس سے پہلے بھی اس منصب پر فائز رائے چکے تھے اور کسی بدعنوانی کے بعد اسے معزول کر کے مہدی خان کا انتخاب کیا گیا تھا، لیکن اب مہدی خان کی معزولی کے بعد اسے دوبارہ بحال کیا گیا تھا۔ لیکن دراصل ٹیپو سلطان یہاں ایک اور سنگین غلطی کر چکا تھا، کیونکہ یہ شخص تو مہدی خان سے بھی بڑا غدار تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی نظروں میں اس قدر اعتماد کر لیا کہ ٹیپو سلطان اس کے بارے میں آنے والی شکایات کو نظر انداز کرتا رہا۔ اس شخص نے آتے ہی سلطنت اور سلطان کے وفاداروں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر یا تو جیل بھجوا دیا اور یا پھر قتل کروا دیا۔ یہ شخص ٹیپو سے اجازت لیے بغیر اہم معاملات کے متعلق احکامات جاری کر دیتا اور سلطنت کے دفاع کے متعلق اہم خطوط اور خبریں ٹیپو سلطان تک پہنچنے ہی نہ دیتا۔ لارڈ ویلزلے جو اپریل 1798 میں نئے گورنر جنرل کی حیثیت سے ہندوستان پہنچا، نے آتے ہی فوج کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ ٹیپو سلطان کی سرگرمیاں تو جنگ کا ایک بہانہ تھیں، بلکہ وہ انگلستان سے آیا ہی ٹیپو سلطان کو بالکل ختم کرنے کے ارادے سے تھا۔ معاہدہ بنگلور کے بعد انگریزوں کو پہلی بار پوری طرح سمجھ آیا تھا کہ ہندوستان میں برطانوی راج کے راستے میں حائل یہی وحید چٹان تھی جس کے ٹوٹتے ہی حیدرآبادی اور پونا کے ریت کے ٹیلے اس طوفان کے ساتھ اڑ جانے تھے۔ لیکن ٹیپو پر حملہ کرنے میں بھی دو شدید خطرات تھے۔ پہلا یہ کہ مرہٹوں اور نظام حیدرآباد میں سے کوئی ٹیپو سلطان سے اتحاد نہ کر لے، اور دوسرا یہ کہ افغانستان یا شاہ ایران سے ٹیپو سلطان کو کہیں فوجی امداد نہ مل جائے۔ دونوں صورتوں میں انگریزوں کو نہ صرف بدترین شکست ہوتی بلکہ ہندوستان میں برطانوی تخت جانے کا خواب بھی چکنا چور ہو جاتا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ ٹیپو سلطان اب پہلے کی نسبت انتہائی کمزور ہو چکا تھا، لیکن یہ بھی تو حقیقت تھی کہ ماضی کی جنگوں میں انگریز تن تنہا کبھی بھی ٹیپو سلطان سے کوئی بڑا مارکا نہیں جیت سکے تھے، بلکہ ٹیپو نے ان تمام مارکوں میں انہیں ذلت امیز شکست کا مزہ چکھایا تھا۔ لارڈ ویلزلے نے حیدرآباد اور پونا سے معاہدے کر دی۔ حیدرآباد سے معاہدہ تو دراصل ایک ڈھونگ تھا، بلکہ انہیں مکمل غلام بنا لیا گیا۔ معاہدے کی شرائط ایسی تھی کہ نظام حیدرآباد کی حیثیت اب کاغذی ہو گئی تھی اور سارا کنٹرول تو کمپنی کے پاس تھا۔ دراصل یہ ہندوستان میں انگریزی راج کی پالیسی تھی کہ وہ ہندوستانی راجاؤں کی کاغذی حیثیت کو برقرار رکھتے تھے، لیکن اصل اختیارات اپنے ہاتھ میں کر لیتے تھے۔ یہی کچھ نظام حیدرآباد کے ساتھ بھی ہوا، اور نظام میں اتنا دم خم کہاں تھا کہ انگریزوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ یہ تو بس ٹیپو تھا جس نے انگریزوں سے غلامی کے ایسے معاہدے کرنے سے انکار کر دیا، اور اس لیے انگریزوں کا ہندوستان میں سب سے بڑا دشمن قرار پایا۔ معاہدے کی روح سے نظام کو انگریزوں کو سالانہ 1.4 ملین روپے ادا کرنے تھے۔ اگر حیدرآباد کمپنی کو سالانہ رقم کی ادائیگی میں ناکام ہوتا تو کمپنی کو یہ حق تھا کہ وہ کچھ ضلعوں سے ریونیو بذات خود اکٹھا کرے۔ حیدرآباد کمپنی کی اجازت کے بغیر غیر ملکیوں سے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا تھا۔ حیدرآباد سلطنت میں ایک مستقل انگریز ریزیڈنٹ تعینات کیا گیا جو حیدرآباد کو معیشت، ریونیو، عدالتی قوانین، کامرس، صنعت، تجارت اور حیدرآباد کی ریاستی پالیسیوں کے بارے میں ہدایات دیتا تھا۔ پونا کو بھی غلام بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن مرہٹے پیشوا نے پرانے معاہدوں پر عمل درآمد کا تو یقین دلایا، لیکن اس نئے معاہدے کے نام پر غلامی سے راہ فرار اختیار کر لی۔ انگریز مکار ذہن بھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اتنے پہ اکتفا کر گئے کیونکہ وہ مرہٹوں کو ناراض کر کے تخت پونا کو ٹیپو کا اتحادی بنتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن ٹیپو پر حملہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک بیرونی امداد کا امکان ختم نہ ہو جاتا۔ لیکن یہاں تو والی افغانستان نے نہ صرف مدد کا یقین دلایا
लाया था, बल्कि अपने इलाके से एक बड़ी फौज लेकर टीपू सुल्तान की मदद को निकल पड़ा था। अंग्रेजों के लिए तो ये पैरों के नीचे से जमीन सिरका देने वाली खबर थी। इन्हें फौरन अफगानिस्तान के शाह जमान को हिंदुस्तान पर हमले से रोकना था। मकार ज़ेन ने एक बार फिर अपना मोहरा दौड़ाया और ये मोहरा था हिंदुस्तान से एक शिया मुसलमान मेहदी अली खान, जिसको दरबार ईरान में भेजा गया। जी हाँ, सही सुना, दरबार अफगानिस्तान नहीं, दरबार ईरान। इस शिया ने वाली ईरान शाह सफवी को शाह जमान के खिलाफ ये कहकर भड़काया कि अफगानिस्तान में शियों पर बेतहाशा जुल्म व सितम हो रहे हैं और उनके अकायद पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। शाह सफवी ने वाक़या की ताकीद किए बगैर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। शाह जमान उस वक्त हिंदुस्तान की सरहद पर टीपू सुल्तान की मदद के लिए आन पहुंचा था। उसने जब अफगानिस्तान पर ईरान के हमले की खबर सुनी तो मजबूरन अपने दिफा के लिए काबिल की तरफ लौट गया। टीपू सुल्तान के लिए बैरूनी मदद के तमाम इम्कान खत्म हो चुके थे। इससे पहले कि टीपू सुल्तान का कोई और इत्तेहादी पैदा हो जाता, टीपू सुल्तान को खत्म करने के लिए गिराव का आगाज कर दिया गया। 31 दिसंबर 1798 को यह बहाना बना करके कि टीपू सुल्तान हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, ऐलान जंग कर दिया गया। मैसूर पर हमले के लिए एक मुत्तहिदा फौज जिसमें हैदराबादी फौज और अंग्रेज फौज शामिल थी, शुमाल मशरक की जानिब से पेशकदमी कर रही थी और इस मुत्तहिदा फौज की क़यादत जनरल हैरिस कर रहा था। इस फौज की तादाद 37,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी फौज थी नाम निहात बम्बई फौज, जो कि मालाबार के साहिलों से मैसूर की जानिब बढ़ रही थी और इसकी तादाद 6,000 अफराद पर मुश्तमिल थी और इसकी क़यादत जनरल स्टार्ट कर रहा था। इसी दौरान 5,000 अफराद पर मुश्तमिल एक तीसरी फौज भी जनूब की जानिब से सरंगापट्टम की जानिब बढ़ रही थी। टीपू सुल्तान की पहली मुठभेड़ जनूब की जानिब से पेशकदमी करती हुई फौज से हुई। टीपू सुल्तान ने अपने एक तजर्बाकार जनरल कमरुद्दीन खान की क़यादत में हमले का हुक्म दिया। ये जनरल गुज़श्ता जंग में दुश्मन की सप्लाई लाइन काट कर दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब बना रहा था, लेकिन बाद वजूहात की बिना पर इस शख्स ने भी सुल्तान के मुतल्लिक दिल में नफाक रखना शुरू कर दिया। इस जंग में इसने भी अपनी वफादारी की बोली लगवा ली थी। इस गद्दार ने ऐसे बेढंगे अंदाज से दुश्मन पर हमला किया कि अपने ही घोड़े एक दूसरे से टकरा कर बिदक गए। दुश्मन ने इस बदनज़मी से फायदा उठाया और टीपू की फौज पर गलबा हासिल कर लिया। इसी दौरान सुल्तान को मगरबी जानिब से भी दुश्मन के मुसलसल आगे बढ़ने की इतला मिली तो अपने चंद जर्नैलों को जनूबी मुहाज पर छोड़कर टीपू मगरब की जानिब बढ़ा। इस मुठभेड़ में टीपू सुल्तान की फौज ऐसी बहादुरी से लड़ी कि अंग्रेज फौज अपना सामान छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकली। बहुत से वफादार भी यहाँ सुल्तान पर कुर्बान हुए। करीब था कि टीपू सुल्तान इस मगरबी फौज को बिल्कुल ही खत्म करके रख देता कि शुमाल मशरकी मुहाज से खबर आई कि दुश्मन सरंगापट्टम के करीब पहुँच चुका है। टीपू ने अपने जर्नैल और लश्करी मशरकी मुहाज पर भी जनरल हैरिस का रास्ता रोकने के लिए भेजे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी फौज पर हमला करने की ज़ामत ही न की। इलाकाई और गैर मुल्की दोनों किस्म के गैर जानिबदार मुर्खीन ने लिखा है कि जब लश्कर में मौजूद सिपाहियों ने शक व शुबहात का इजहार किया तो सुल्तान के जर्नैलों ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया। ये तो सुल्तान की जंगी हिकमत अमली है कि दुश्मन को पेशकदमी से थका कर मारा जाए। वो तो सुल्तान की हदायत पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सब देख चुके थे और सुल्तान के लम्हा लम्हा की खबर मीर सादिक पोर्निया और मीर मोइनुद्दीन की वसातत से अंग्रेजों को पहुंच रही थी। ये लोग चूंकि सल्तनत के अहम ओहदों पर फैज थे, इसलिए कई बड़े बड़े जर्नैलों को भी खरीद कर अपने साथ मिला चुके थे। ये लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज लश्कर बिना लड़े सरंगापट्टम पहुंच जाए और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो चुके थे। किला की दीवारें तीन इतराफ से बरसने वाले लोहे की गोलों को बर्दाश्त कर रही थी, मगर कब तक? सुल्तान भी समझ चुका था कि गद्दारान सल्तनत अपना काम कर चुके हैं। सुल्तान ने आखिरकार सालों से मुलाजमत करने वाले फ्रांसीसी अफसरान को बुलाया और मशवरा तलब किया कि ऐसे हालात में क्या किया जाए। इन फ्रांसीसी अफसरान ने मशवरा दिया कि हालात का तकाजा है कि सुल्तान सल्तनत का तमाम खजाना, हरम-सरा की खवातीन और दूसरी कीमती अशिया के साथ 10,000 सवार और 5,000 प्यादों की मौजूदगी में रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए किला चतलदरग की तरफ निकल जाएं। चतलदरग सरंगापट्टम की शुमाल की जानिब अनंतपुर के पास एक इलाका था। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह सुल्तान मुहासरे से निकल जाएगा और तैयार होने के लिए थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। जबकि इन फ्रांसीसियों ने किला सरंगापट्टम को टीपू के वफादारान की मौजूदगी में उनके हवाले करने की दरखास्त की और यकीन दिलाया कि जब तक उनमें से एक फ्रांसीसी भी जिंदा है वो किसी बरतानवी को किले में दाखिल नहीं होने देंगे। दूसरी तजवीज इन फ्रांसीसियों ने यह दी कि वो हम फ्रांसीसी
फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के हवाले कर दे, क्योंकि अंग्रेज आपसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आप हमारे इत्तेहादी हैं। आप हमको इनके हवाले करेंगे तो ये आपको मसालेहत का हाथ बढ़ाते हुए आपसे कोई अमन मुआहदा कर लेंगे। लेकिन टीपू ने जवाब दिया, ये नामुमकिन है कि हम अपने दोस्तों को दुश्मन के हवाले कर दें, खा इसकी कीमत मेरी सल्तनत ही क्यों ना हो। इसके बाद सुल्तान ने चंद अहम तरीन ओहदेदारों को बुलाया, जिनमें मीर सादिक और पूर्णिया भी शामिल थे, और जिनके चेहरे पर अभी भी वफादारी का नकाब था, और मशवरा तलब किया। फ्रांसीसी और अंग्रेज एक है। जो ही आपने किला के बाहर कदम रखा, ये अंग्रेजों को फौरन खबर कर दे। मीर सादिक और पूर्णिया ने यक ज़बान होकर जवाब दिया। इसके बाद सुल्तान ने अंग्रेजों को सुलह के लिए पैगाम भिजवाया। जवाबन ऐसी जिल्लत अमेज शराइत पेश की गई जो टीपू सुल्तान के लिए नाकाबिल कबूल थी। वो शराइत ये थी, सल्तनत खुदादाद का मजीद निस्फ हिस्सा कंपनी बहादुर के हवाले कर दिया जाए, 20 लाख पाउंड तवाने जंग अदा किए जाएं। सुल्तान अपने 4 बेटे, 4 मोतमिद अमीर बतौर यरगमाल कंपनी के सपुर्द करे। सुल्तान कंपनी का बाट गुजार बन जाए। शराइत पर गौर करने के लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी। सुल्तान इन शराइत की सख्ती और बेइंसाफी पर बहुत नालां हुआ। उसने फैसला किया कि वो एक सिपाही की तरह लड़ता हुआ मैदान जंग में मारा जाएगा, बजाय इसके कि वो इन काफिरों के रहमो करम पर अपने आप को छोड़ दे और दूसरे वजीफा खार नवाबों और राजों की तरह जिंदगी बसर करे। सुल्तान ने इरादा किया कि वो सल्तनत के खजाने, कीमती अशिया और हरम को चितलदरग रवाना करेगा, और सुल्तान के हुक्म पर सामान ऊँटों पर लाद भी दिया गया और जनाना सवारियों के लिए तेज रफ्तार बैलों का इंतजाम भी कर लिया गया। लेकिन सुल्तान की बदकिस्मती या सादगी के एक बार फिर मोतमिद उमरा को बुलाकर आपने इरादे से आगाह कर दिया। सब उमरा खामोश थे, लेकिन यहाँ एक और गद्दार बदरुज़्ज़मान नायता बोल पड़ा। जहाँ पनाह, जो ही आप किला से बाहर तशरीफ ले जाएंगे, सुल्तानी जानिसारों की हिम्मतें टूट जाएंगी और सब राह फरार अख्तियार करने लगेंगे। मसलहत इसी में है कि आप ऐसा ना करें। सुल्तान एक बार फिर बातों में आ गया, एक सर्द आह भरी, और फरमाया, जो कुछ अल्लाह की मर्जी है, हम उस पे राजी है। और सुल्तान ने एक बार फिर रवानगी का इरादा तर्क कर दिया। ये 4 मई 1799 की सुबह थी। सुल्तान ने सदका और खैरात किया। पेशगोई की गई कि आज का दिन सुल्तान के लिए बहुत ही नामुबारक हो सकता था। दोपहर का वक्त था। सुल्तान एक आम के नीचे दोपहर का खाना खा रहा था। अभी 2 लुक़मे ही लिए थे कि एक शोर सुनाई दिया। दरियाफ्त करने पर पता चला कि सुल्तान का इंतहाई वफादार और करीबी साथी सैयद गफार लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। सुल्तान लुकमा रख कर उठ खड़ा हुआ और बेअख्तियार कहा, मुजाहिद मौत से नहीं डरते, और सैयद गफार भी एक मुजाहिद था। इसके बाद टीपू ने नमक हराम साथियों के लिए कुछ तारीखी अल्फाज कहे, जो ये हैं, इस गद्दारी और बेवफाई का नतीजा तुम्हें उस वक्त मालूम होगा जब तुम और तुम्हारी नस्लें एक एक दाने को तरसेंगी और तुम दुनिया में निहायत जिल्लत की जिंदगी बसर करोगे। दरअसल 3 मई को ही किले की मगरबी दीवार में शगाफ पड़ गया। 3 मई की शाम को गद्दाराने वतन से एक खुफिया मीटिंग में ये तय किया गया कि 4 मई की दोपहर को शगाफ पर दावा बोला जाएगा, और इससे पहले टीपू सुल्तान के जानिसार, जो कि चंद एक ही बाकी थे, को रास्ते से हटाया जाना था। और ये तय किया गया था कि अंग्रेज अफवाज जो ही हल्ला बोलेंगी, पूर्णिया शगाफ के पास लड़ने वाले सिपाहियों को तनख्वाह की अदायगी का ऐलान करके वहाँ से हटा लेंगे, और यूं कम से कम मुज़ाहमत का सामना करते हुए अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो जाएगी। टीपू ने जब किले की तमीर नौ की थी तो मगरिब की जानिब 4 दीवारों की बुनियाद रखवाई थी, लेकिन तकदीर को ये मंजूर ही न था। अभी 2 दीवारें ही मुकम्मल हुई थी कि जंग शुरू हो गई। अंग्रेजों ने किले के इस कमजोर हिस्से को ताक ताक कर निशाना बनाया। किले की इस कमजोरी के भेद की लंका भी घर के भेदी ने ही ढाई थी, और वो था एक और गद्दार, मीर कासिम। ये शख्स चंद माह कबल ही टीपू सुल्तान की मुलाजमत से ये कहकर मुस्ताफी हुआ कि अब उसकी उम्र इतनी हो गई है, उसे आराम की जरूरत है। टीपू ने इसकी खिदमत का एतराफ करते हुए इनामात दी और रुखसत कर दिया। किला से निकलते ही ये शख्स सीधा अंग्रेजों से जा मिला। 3 मई को तलुए आफ्ताब से कबल रात के अंधेरे में ही हमलावरों ने मोर्चे संभाल लिए। 4500 के लगभग फौज दोपहर के वक्त शगाफ पर हमला करने के लिए अपने अपने मोर्चों में तैयार बैठी थी। 1:30 बजे जनरल बेल्ट ने तलवार हवा में लहरा कर हमले का हुक्म दिया। सैयद गफार बरूनी दीवार में पड़ने वाले शगाफ पर अपने जानिसारों के साथ बेजिगरी से लड़ रहा और अंग्रेजी अफवाज को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हो रही। इसी दौरान मीर सादिक और पूर्णिया वगैरह ने किसी इशारे से सैयद गफार की सही लोकेशन अंग्रेजों को बता दी और अंग्रेज
तोप खाने ने ताक कर वहाँ एक गोला दागा और सैयद गफार इस गोले की जद में आकर शहीद हो गए। सैयद गफार के शहीद होते ही अंग्रेजों ने किले की पहली दीवार पर कब्जा कर लिया और अपना झंडा लहरा दिया। वो सिपाही जिन्होंने धावा बोलने के दौरान किले की दीवार पर झंडा लहराया था, उन्हें मौके पर ही तरक्की से नवाजा गया। कहते हैं इस मौके पर झंडा सार्जेंट बैटसन के हाथ में था और वो खुशी से चिल्लाया, अब वो सार्जेंट बैटसन से लेफ्टिनेंट बैटसन बन चुका है। इसी दौरान एक गोली ने उसे छलनी कर दिया और वो वहीं हलाक हो गया। इस तरह वो महज 30 सेकंड तक अपने ओहदे से लुत्फ अंदोज हो सका। उधर टीपू सुल्तान सैयद गफार की शहादत की खबर सुनते ही खुद किला से निकलकर बाहर मरकगाह में आ गया, जहां अंग्रेजी फौज और मैसूरी फौज के दरमियान शगाफ के दहाने पर खून रेज जंग हो रही थी। मीर सादिक इसी ताक पर था कि सुल्तान किला से बाहर निकले और जो ही सुल्तान किला से बाहर निकला, मीर सादिक ने अंदर से दरवाजा बंद करवा दिया। किले के अंदर मौजूद सिपाहियों ने मीर सादिक की इस साजिश को भांप लिया। उस वक्त मीर सादिक एक घोड़े पर सवार था और किले से फरार होने की कोशिश कर रहा था। एक सिपाही ने तलवार का वार करके उसे घोड़े से गिरा दिया और फिर मैसूरी सिपाहियों के एक टोले ने उसे पीट पीट कर कत्ल कर दिया। उसकी लाश अगले 3 दिन तक बेगोरो कफन सड़ती रही और जब मिली तो कोई करीब आने को तैयार न था, फिर उसे वहीं दबा दिया गया। लोग आज भी उसकी कब्र पर जूते मारते हैं। सुल्तान किले के बाहर शगाफ के पास अपने वफादारों के साथ मैदान में मौजूद था। सुल्तान को दरमियान पाकर सिपाही जोश में आ गए और इस बेजिगरी से लड़े कि दुश्मन को शगाफ से पीछे धकेल दिया। लेकिन ऐन उसी वक्त पूर्णिया ने तनख्वाहें तकसीम करने का ऐलान कर दिया और बहुत से सिपाही तनख्वाह की वसूली के लिए शगाफ से हट गए। अब रास्ता साफ था। अब सुल्तान सिर्फ चंद एक वफादारों और जानिसारों के साथ मैदान में था। दुश्मन कलील तादाद के सबब एक बार फिर गालिब आ चुका था और इतना करीब आ चुका था कि अब तलवारों और संगीनों की जंग शुरू हो गई थी। सुल्तान ने अपने बिखरे हुए सिपाहियों को जमा करने के लिए अंदर जाना चाहा, लेकिन दरबानों ने किले का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। सुल्तान समझ गया कि उसकी जान की कीमत वसूल कर ली गई है। सुल्तान पीछे हटा और मुआविन से बंदूक लेकर एक आम सिपाही की तरह लड़ने लगा। अगले लम्हे 3-4 अंग्रेज सिपाही सुल्तान की बंदूक की जद में आकर ढेर हो चुके थे और सुल्तान को भी 2 जख्म आ चुके थे। अब तीसरी गोली सुल्तान को सीने पर बाएं जाने में आकर लगती है और सुल्तान जमीन पर गिर जाता है। अंग्रेज सिपाही और फौजी सुल्तान को कोई आम सिपाह सलार समझ रहे थे। वो नहीं जानते थे कि यही वो शेर मैसूर है जिसने उनकी नींद हराम की हुई है, वरना वो उसे गिरफ्तार करते और बड़े बड़े इनाम और तरक्कियां पाते। सुल्तान जमीन पर गिरा हुआ था और उसके जख्मों से खून बह रहा। मुआविन ने मशवरा दिया कि वो खुद को अंग्रेज फौज पर ज़ाहिर कर दे और गिरफ्तारी दे दे, उसकी इज्जत की जाएगी और जान बख्शी हो जाएगी। इस मौके पर सुल्तान ने वो तारीखी और यादगार अल्फाज कहे जो क़यामत तक उसकी जात के साथ मखसूस हो गए। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। सुल्तान ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया और फैसला किया कि वो एक आम सिपाही की हैसियत से मैदान जंग में मरेगा। सुल्तान अब नीम मदहोश था कि इसी दौरान एक अंग्रेज सिपाही ने सुल्तान के गले में हीरो का हार और जिस्म पर कीमती पट्टी देखी और उसे उतारने की कोशिश की। सुल्तान ने अपनी तलवार से वार करके उसका पांव उड़ा दिया। अंग्रेज सिपाही दर्द से बिलबिला उठा और उसने जवाबन सुल्तान के सर पर गोली चला दी। ये गरूब आफ्ताब का वक्त था और मैसूर का ये आफ्ताब भी सरंगापटम के किले पर हसरत भरी निगाहें डालता हुआ अपने ही लहू की सुर्खियों में गरूब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुल्तान के शहीद होते ही अंग्रेज किले में दाखिल हो गए। लूट मार और कत्ल व गारत शुरू हो गई। बचे खुचे मैसूरी लश्करी भाग रहे थे और अंग्रेज फौज उन पर पीछे से गोलियां चला रही। अब सुल्तान की तलाश शुरू हुई। अंग्रेज अफसरान जो कि समझ रहे थे कि सुल्तान जिंदा है और महल में कहीं छुप के बैठा है, ने महल की तलाशी ली, मगर सुल्तान न मिला। आखिरकार किसी ने बताया कि सुल्तान को आखिरी बार किले के बाहर दरवाजे के पास देखा गया था। दरवाजे के पास लाशों के ढेर लगे हुए थे। 12,000 मैसूरी यहाँ गद्दारों की गद्दारी की भीड़ चढ़ चुके थे और सुल्तान की लाश भी इन्हीं लाशों में दब गई थी। हाथों में मशअले थामे अंग्रेज अफसरान इन लाशों में से अब टीपू को तलाश कर रहे थे। एक तरफ से आवाज आई, आज हिंदुस्तान हमारा है। ये जनरल हैरिस था जिसे टीपू सुल्तान की लाश मिल गई थी। सुल्तान के जिस्म को लाशों के ढेर से खींच कर निकाला गया। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, तलवार के दस्ते को मजबूती से थामे हुए। शहादत को कई घंटे गुजर जाने के बावजूद जिस्म इस कदर गर्म था कि वेल्जली को शुबा हुआ कि सुल्तान अभी जिंदा है, लेकिन जब नब्ज देखी गई तो बंद थी। तब वेल्जली ने सुख का सांस लिया।
सुल्तान को पूरे इज्जत और इकराम से दफनाया गया। सुल्तान की उम्र उस वक्त 49 साल थी। इसी निस्बत से अंग्रेजों की जानिब से उसे 49 तोपों की सलामी भी दी गई। अंग्रेज फौज उसके जनाजे को अपनी निगरानी में इस तरह ले जा रही थी जैसे किसी हीरो को इजाज़त से नवाजा जाता है। ये उस शेर जैसे जिगरे वाले इंसान की बहादुरी का खुला मखुला इतराफ था। अब गरीब बेसहारा हो चुके थे। सरंगापट्टम की गलियों में आहें गूंज रही थी। लोग ज़ारो कतार रो रहे थे क्योंकि सरंगापट्टम का बेटा मट्टी की चादर ओढ़ने लगा था। टीपू की तदफीन के दौरान ऐसा शदीद तूफान आया जो उससे पहले लोगों ने कभी न देखा था और फिर मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 अंग्रेज फौजी अफसर भी हलाक हो गए। दूसरी जानिब हमला और अंग्रेजों के सिर्फ 300 अफराद हलाक हुए और 1200 के करीब जख्मी हुए। किला सरंगापट्टम की शकिस्ता दीवारों से आज भी अपनों के लगाए हुए जख्मों से खून बह रहा है और दरवाजे खुले हुए हैं। सुल्तान को अंदर आने के लिए आवाज दे रहे हैं लेकिन सुल्तान वहाँ नहीं है। इस किले के शुमाल मगरब में आज भी तख्तियां आवेजा हैं जिन पर हलाक होने वाले अंग्रेज फौजी अफसरान के नाम दर्ज हैं।